मेरा सर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। संदीप जी को कनेक्शन में कुछ इशू है, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप आगे एंटर कर रहे हो। शशांक से हुआ है क्या? सर फोन उठा पा रहे, आई थिंक किसी मीटिंग में होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करूं। विनीत जी हाँ महराज आप करो। हेलो, हेलो महराज आप करो, शुरू करो आप। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज वेबिनार। कोरोना के जमाने में आजकल एक्चुअली यही ऑप्शन बचा है। So, first of all, I welcome our past president, C. Amarjit Chopra ji, in today's webinar. You are welcome, sir. Then our next speaker, Gopal ji Agarwal ji. I welcome Gopal Agarwal ji. Now, I welcome our founder, convener, CA Durgadas Agarwal ji. You are most welcome, sir. Thank you. So today's seminar is on standards on auditing on 700 and 705. आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए एंड फॉर्मल इंट्रोडक्शंस के लिए मैं सीए दुर्गादास अग्रवाल जी को इनवाइट करता हूं कि वो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए सभी को रिक्वेस्ट करें। चलिए, थैंक यू महराज जी, डिप्टी कन्वीनर ऑफ आवर स्टडी सर्कल। ये ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल का जून महीने का पहला सेमिनार है थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग। फ्रेंड्स, जो हमारे पार्टिसिपेंट है, मैं देख रहा हूँ अभी हमारे पास 68 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमें आज इंट्रोडक्शन के लिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए श्री अमरजीत चोपड़ा जी हमारे बीच में हैं, जो कि पास्ट प्रेसिडेंट हैं और एक अथॉरिटी हैं, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, चाहे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे IFRS हो, चाहे इंड AS हो। तो मैं समझता हूँ चोपड़ा जी हमारे बीच में हैं, तो बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर होंगे। और जैसे महराज जी बोल रहे हैं कि ऐसे 700 एंड 705 तो हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे वहां पर, जहां तक गोपाल जी बोलेंगे हम आगे भी कवर करेंगे। तो गोपाल जी हमारे स्पीकर, जो कि एक अथॉरिटी है अपने आप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, तो मैं चोपड़ा जी का तहे दिल से और गोपाल जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे कन्वीनर संदीप शर्मा जी कुछ जरा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कहीं अटक गए हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। संदीप जी आ रहे हैं, आपका भी स्वागत संदीप जी, कन्वीनर ऑफ आवर स्टडी सर्किल। तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले चोपड़ा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की थोड़ी सी हमारी एक भूमिका बनाए सर। ड्यूरिंग कोविड हम लोग बैठे हुए हैं रिमोटेडली, लेकिन दिल से जुड़े हुए हैं, और आज का ये वेबिनार उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम अपने ऑडिट के दौरान स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो बड़े इम्पोर्टेंट है जो आज ले रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए एक प्रस्तावना और अपने वर्ड ऑफ विजडम अमरजीत चोपड़ा साहब, आपका स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू दुर्गादास जी। आई थिंक आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, ऑडिबल है। थैंक यू दुर्गादास जी, थैंक यू महराज जी, और थैंक्स संदीप शर्मा जी, विनीत जी, एंड ऑफ कोर्स माय को-फैकल्टी ऑफ द डे गोपाल जी। मेरे ख्याल में जो आज की रूपरेखा है 700-705 की, वो कुछ ऐसा हमने नहीं रखा है कि हम पहले कौन बोलेगा और बाद में कौन बोलेगा। मेरा अपना मानना यह है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, पर्टिकुलरली जो उसका कोविड-19 का इम्पैक्ट है पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे,
उसको कवर करने के लिए ये जरूरी है कि हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखें। मैं जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स की बात करता हूं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इसको इंटरेक्टिव सेशन रखें। एक व्यक्ति 1 घंटा बोले और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हो, उससे कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोले और उसके बाद फिर 2-4 क्वेश्चन आ जाए। मेरे ख्याल में विजडम इसमें है कि हम इस पूरे सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन बना के चलें। हम ये कोशिश करें कि हम वो सब क्वेरीज जो लोगों के मन में हैं वो हम पहले से कवर कर लें। अगर उसके बाद कोई क्वेरीज रहती हैं, अगर उनकी कोई शंकाएं रहती हैं तो हम उसको बाद में कवर कर सकते हैं। यही बात मेरी गोपाल जी से हुई है। कोविड-19 कितना भी लोग कहते रहे कि साहब एक एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी तो है ही, इसमें तो खैर किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। अगर हम 3 महीने से घर में लॉकडाउन में हैं तो लॉकडाउन अपने आप में शब्द ही खराब है, सच्ची बात तो ये। परंतु ये भी फैक्ट है कि इसमें भगवान ने एक मौका दिया कि आप अपने परिवार के साथ मेरा ख्याल बैठ सकें, उठ सकें, फिर उनके साथ कुछ समय बिता सकें। और ये कहा कि लोगों को जो चीज टेक्नोलॉजी से दूर हो रहे थे और हम ये समझते थे सिर्फ फिजिकल सेमिनार्स ही हो सकते हैं, तो भगवान ने एक बात ये बता दी कि भैया सिर्फ फिजिकल सेमिनार्स ही नहीं हो सकते, कोई चीज वेबिनार है वो भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेबिनार पहले नहीं होते थे परंतु लोग अटेंड नहीं करना चाहते थे वेबिनार्स को। ये लगता था यार फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं और ये कोई मजेदारी वाली बात नहीं है। अब वही लोग हर वेबिनार में, मतलब कि ऐसे वेबिनार जहां पे 12,000 15,000 लोग जुड़े, ग्लोबल ऐसे सेमिनार्स हुए जहां पे 80,000 लोग जुड़े। तो मेरे ख्याल में इस कोविड-19 ने एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि लोग आपस में वो लोग भी जुड़े जो आपसे बहुत दूर हैं। मतलब कि आज ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल का अगर प्रोग्राम कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे चलाया गया होता या चला रहे होंगे आप, मुझे पता नहीं, तो उसको कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो आपके सदस्य भी नहीं हो इस पर्टिकुलर स्टडी सर्कल के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी अराइज होती है और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड-19 में भी एक एडवर्सिटी के होते हुए एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई। और वो ये अपॉर्चुनिटी अराइज हुई कि आज गोपाल जी को गुवाहाटी में भी सुना जा सकता है, गोपाल जी को केरल में भी सुना जा सकता है, गोपाल जी को किसी भी पार्ट में सुना जा सकता है। तो इसको एक अच्छी बात भी मान के चले और जितने सेमिनार वेबिनार आप कर पा रहे हैं, मतलब कि अगर आप ये समझें कि जिस वक्त ऑफिस खुल भी जाएंगे, आज तो चलो ऑफिस बंद है, जब ऑफिस खुल भी जाएंगे तो आप अगर चाहें तो 1-1 घंटे का 7 से 8 बजे तक किसी का आपने कर लिया तो लोग घर पे बैठ के भी अपना वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। आई थिंक ये पहले संभव नहीं था। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आप ऑफिस में बैठे, आपने 3 से 4 बजे तक एक वेबिनार कोई हो रहा है उसको अटेंड कर लिया, बाकी टाइम आप ऑफिस में अपना काम करते रहे। अगर यही आपने फिजिकल तरीके से जाना होता तो ये संभव नहीं था। परंतु ये भी फैक्ट है कि कोविड-19 के आने से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बहुत सारे इश्यूज अराइज हुए। मैं SA 700 और SA 705 पर सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। दुर्गादास जी ने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I think one thing that we have to be very clear about is, एक चीज जो पूरी हमारी रिपोर्ट है SA 700, अगर हम उसका फॉर्मेट पढ़ें तो SA 700 में एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई ये एक रिपोर्ट है टू द शेयर होल्डर्स, टू द स्टेक होल्डर्स, बेसिकली जो मालिक हैं उनको रिपोर्ट है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं होती 700 की कभी भी। और दूसरा इसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा जाता है, और अब इसका नाम ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं है, ये एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका नाम है अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये पहले माना जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हैं
और आपके इंडिपेंडेंट का मापदंड क्या है, वो मापदंड आपके कोड ऑफ एथिक्स में दिया हुआ है। और जो नया कोड ऑफ एथिक्स 1 जुलाई से आ रहा है उसके अंदर तो पूरा चैप्टर है इंडिपेंडेंस के ऊपर। और अगर आपने ये डिटरमिन करना है कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, और आपको लगता है कि मैं आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं हूं, तो ये भी बताया गया कि आप किस तरीके से उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं या उस रिस्क को दूर कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि इट इज नॉट ऑडिटर्स रिपोर्ट एनीमोर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेट मी बी वेरी क्लियर, ये शब्द हम शायद पूरे ध्यान से पढ़ते नहीं है, और ये टेस्ट आपको करना पड़ता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। अगर आप सेक्शन 141 पढ़ें कंपनीज एक्ट का तो बड़ा क्लियर है, वो पूछता है कि भी आप इंडेटेड तो नहीं हो कंपनी को, आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी, कंपनी ने आपके बिहाफ पे कोई गारंटी तो नहीं दे रखी। ये सिर्फ 2 मापदंड है। कुछ मापदंड ये भी हो सकते हैं जो हमारी कोड ऑफ एथिक्स में दिए कि भी अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी का एमडी है, आपकी वाइफ एमडी है, आपके हस्बैंड एमडी है उस कंपनी का, आपका बेटा एमडी है उस कंपनी का, या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर योर क्लोज फैमिली रिलेशंस, कैन यू बी इंडिपेंडेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। तो एक तो मैं सिर्फ इस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस है क्या आपकी। आपने कोई दिवाली पे आप ऑडिटर हो किसी कंपनी पे, कोई आया आपको, आपकी ऑडिट फीस तो 1 लाख रुपया, आपको गिफ्ट दे के चला गया, वो सपोज करिए 2.5 लाख रुपए का दिवाली के ऊपर, तो आप उसमें इंडिपेंडेंट रहते नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये सिर्फ एक मैं इस वर्ड के ऊपर आपको बताना चाह रहा था कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब क्या, अहमियत क्या उस पर्टिकुलर शब्द की। दूसरा, इस पूरी रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भाई आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। आपने ऑडिटर्स अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, आपने अपना ऑडिट करना है टेस्ट चेक बेसिस के ऊपर, आपने अपना ऑडिट कंडक्ट करना बेस्ड अपॉन द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर प्रेवलेंट इन इंडिया। मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो आपको अकाउंट्स बना के दे, मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे, मैनेजमेंट की ड्यूटी ये है कि वो ऐसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए, ये सब रिपोर्ट के अंदर जाहिर है अगर आप वर्डिंग पढ़ेंगे उसकी, कि ऐसे सिस्टम्स उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखे हो जिसमें के फ्रॉड्स होने की संभावना बहुत कम हो या ना के बराबर हो, और कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो सकता हो। इस रिपोर्ट के अंदर ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर अगर मैं इसको 701 के साथ पढ़ूं तो की ऑडिट मैटर भी इस रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे, और 705 के साथ पढ़ूं तो फिर उसमें और चीजें आपके आ जाएंगी, मॉडिफिकेशंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट आ जाएंगी, क्योंकि 700 कभी भी अकेले में नहीं पढ़ी जा सकती। SA 700 को जब भी आपने पढ़ना है SA 701 के साथ में पढ़ना, SA 705 के साथ में पढ़ना, SA 706 के साथ में पढ़ना, SA 720 के साथ में पढ़ना। क्योंकि जब मैं SA 705 की बात करता हूं तो SA 705 बताता है कि मॉडिफिकेशंस टू रिपोर्ट कब होंगी, कैसे होंगी। अगर मॉडिफिकेशंस अलग अलग तरीके की हैं, मॉडिफिकेशंस हैं जब आप रिपोर्ट को क्वालिफाई करते हो, सिर्फ जब आप ये नहीं समझते कि ऑल परवेसिव है किसी चीज का इम्पैक्ट, किसी हेड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है परंतु उससे ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, और आप रिपोर्ट को अपने क्वालिफाई कर देते हो, आप लिखते हो सब्जेक्ट टू और एक्सेप्ट टू बेसिकली करके। एक स्थिति ऐसी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही, आप अपना ओपिनियन बना ही नहीं सकते किसी भी तरीके से कि मैं इसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे भी सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। अगर सपोज कीजिए आपके पास किताबें ही ना मिले आपको, अगर आपको किताबें मिले तो फोटोकॉपीज मिले जो मैनेजमेंट ऑथेंटिकेट भी ना कर रही हो, तो आप उन बुक्स के ऊपर कभी भी अपना ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर सकते किसी भी सूरत में। आप ये नहीं लिख सकते कि फोटोकॉपीज मिली थी सब्जेक्ट टू दिस आई से दैट इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। नो, इट्स अ बिग स्कोप लिमिटेशन फॉर दैट मैटर इन दैट पर्टिकुलर केस। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको किताबें भी मिल गई, आपको इस बात का नजारा सामने नजर आ रहा है कि भाई इन्होंने अकाउंट्स तो बनाए हैं परंतु उसमें इतनी खामियां हैं कि मैं कोई भी हेड देखूं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है,
या एक ही पर्टिकुलर हेड की इतनी बड़ी खामी है कि पूरी आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको इम्पैक्ट कर रहा, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट दिखा रहे हो वो लॉस में आ रहा, तो वहां पे आपको ये कहना पड़ सकता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डजंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। तो एक ओपिनियन आपका एडवर्स ओपिनियन हो सकता। तो पहली बात तो 700 में हम ये प्रिज्यूम करते हैं भाई क्लीन रिपोर्ट है, किसी तरीके की कोई मॉडिफिकेशन टू द रिपोर्ट नहीं है। 705 में मैं ये मानता हूं कि इसमें मॉडिफिकेशंस टू रिपोर्ट्स हैं। मॉडिफिकेशन मैंने बताया 3 तरीके से हो सकती है, क्वालिफिकेशन भी हो सकती है जब अफेक्ट ऑल परवेसिव नहीं है, जहां पे ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन नहीं है, अपना ओपिनियन आप फॉर्म कर सकते हो, परंतु आपको ये लगता है कि कहीं पे कुछ आइटम, चाहे वो एसेट का है, लायबिलिटीज का है, इनकम का है, खर्चे का है, ओवरस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड है, वो आप सब्जेक्ट टू करके आप उसको दे सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई आपको इंफॉर्मेशन इतनी मिली ही नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी, और आप इस नतीजे पे ही नहीं पहुंच पा रहे कि भाई मैं ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बात कर पाऊं या ना कर पाऊं। अगर आपको किसी बारे में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही है किसी भी सूरत में, तो आपको शायद ये कहना पड़ेगा दैट आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन विद रिगार्ड टू ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई कि अगर मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करने की स्थिति में तो हूँ, किताबें भी मुझे मिल गई हैं, सब कुछ मिल गया, इंफॉर्मेशन भी है, पर मुझे ये लगता है कि इन्होंने इतनी एरर्स और ओमिशंस कर रखी है, इतना कुछ छोड़ रखा है, इतना कुछ मिसस्टेट कर रखा है कि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पोजीशन है, ये वो नहीं है जो ये कहना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे उस पर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, मुझे ये कहना पड़ेगा दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। एक सिचुएशन ये है कि जब मैं 701 की बात करता हूं, 7 के अंदर कि भाई कोई ऐसे ऑडिट मैटर्स हैं जहां पे आप इस साल सेटिस्फाइड तो हैं, अपने आप को आपने सेटिस्फाई कर लिया, परंतु आप जो लोग मैनेजमेंट के चार्ज विद गवर्नेंस है उनके नॉलेज में आप लाते रहे टाइम टू टाइम कि भाई ये इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर कहीं पे डेटर्स की रिकवरेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम की बात हो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की किसी तरीके की बात हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में शॉर्टेजेस की या एक्सेस जिसको कह सकते हैं वेस्टेजेस की बात हो, एक्सेसिव रिजेक्शंस की बात हो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, इम्पेयरमेंट में जो प्रोजेक्शंस दी गई हैं उनके रियलाइजेशन की बात हो, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन के लिए जिस तरीके का मेथड अडॉप्ट किया गया उसकी कोई बात हो, और आपको ये लगता हो कि फ्यूचर में इसमें शायद अगर ये अचीव नहीं हुआ देन सर्टेन थिंग्स कैन बी हियर एंड देयर। हालांकि इस साल में आप उसमें ये लिखते हैं कि मैंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, और किस तरीके से सेटिस्फाई किया वो भी आप लिखते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसको की ऑडिट मैटर बनाते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, की ऑडिट मैटर वही बात बनेगी जिसमें कि आपकी बार बार डिस्कशन उन लोगों के साथ हो रही है जो मैनेजमेंट को या गवर्नेंस में की डिस्चार्ज होने में रिस्पॉन्सिबल है, दोज हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस। जब आप उनसे बार बार बात करते हैं, जिन इश्यूज के ऊपर बार बार आपकी बातचीत उनसे चलती है, वो इशू सिर्फ की ऑडिट मैटर बन सकते हैं। जिसके बारे में आपने कभी बात ही नहीं की उनके साथ, वो कभी की ऑडिट मैटर नहीं बन सकते। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। और जो मैटर आपका की ऑडिट मैटर बन गया वो क्वालिफिकेशन नहीं बनेगा, और जो क्वालिफिकेशन बन गया वो की ऑडिट मैटर नहीं बनेगा। ये हो सकता है किन्हीं सर्कमस्टांसेस में, हर एक, हालांकि ये अवॉइड करनी चाहिए स्थिति, अगर सही मानों में आप मेरे से पूछें, ये हो सकता है कि किन्हीं सर्कमस्टांसेस में आप कुछ मैटर्स जो की ऑडिट मैटर आपने बनाए उनको आपने मैटर ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर भी बना दिया। हालांकि अवॉइड करनी चाहिए स्थिति, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, जो मैटर आपने की ऑडिट मैटर भी बना दिया उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्यों लेके जा रहे हो। एम्फेसिस ऑफ मैटर में जनरली ये चीज रहती है कि आप किसी चीज को जो नोट्स में दी गई है, किसी नोट्स टू अकाउंट्स में कहीं पे दिया गया, किसी शेड्यूल में, जिसको हम पहले शेड्यूल बोलते थे अब नोट्स बोलते हैं, अगर नोट्स के अंदर कोई चीज है और उसको आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, उसके पोजीशन को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, उस केस के अंदर आप उस चीज को ये कह सकते हैं कि भाई
उसमें आप उसकी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, उसका एम्फेसिस ऑफ मैटर बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आपने वेजेस ली हुई है, वेजेस का आपका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है यूनियंस के साथ, आप उसमें लिख सकते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर मैनेजमेंट नोट में डिस्क्लोज कर सकती है, और आप उस नोट को रेफर कर सकते हैं कि रेफर नंबर नोट नंबर सो एंड सो, इस मैनेजमेंट का और एम्प्लॉइज का आपस में डिस्प्यूट चल रहा, जो वेजेस इस वक्त हैं वो ये, और अभी मैनेजमेंट और इसके बीच में नई वेजेस का एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ इसलिए है कि जो रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ये एक आइडिया हो रहा है कि भाई अगले सालों में जाके हो सकता है कि इस कंपनी का जो वेज बिल है वो बढ़ सकता है। एक आपका स्टैंडर्ड है SA 720, वो कहते हैं जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बेसिकली उसको भी आपको मद्देनजर रखना है कि मैनेजमेंट क्या लिख रही है, और ये इस साल में बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। 701 अभी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, ये आपको और बता देता हूँ, अभी दूसरी कंपनीज पे ये लागू नहीं है। SA 720 के अंदर वो ये कहता है कि आपने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई, हमने जब अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ते हैं या मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ते हैं या कहीं और चीज कुछ पढ़ते हैं जो मैनेजमेंट पब्लिक डोमेन में लाना चाह रहा है, उसकी वेबसाइट पढ़ते हैं कंपनी की, उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है विच इज इनकंसिस्टेंट विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपके मैनेजमेंट वाले अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में या मैनेजमेंट कमेंट्री में ये कह रहे हैं, और कोविड-19 के बाद तो बहुत सारे लोग कहेंगे, जब आपसे इम्पेयरमेंट की बात होगी ना एसेट की, तो वो कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा सर, सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, और ये हमारी प्रोजेक्शन है, अगले सालों में हम इतना अचीव कर लेंगे, इसलिए किसी तरीके से कोई डाउट नहीं है कि कोई इम्पेयरमेंट की जरूरत नहीं है। और जो मैनेजमेंट कमेंट्री है या उनकी वेबसाइट है या जो उनका डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसमें वो लिख रहे होंगे कि साहब ये साल बड़ा मुश्किल का है और इसमें हमारे को बड़ा टफ जॉब होने वाली है, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 40% होगी या 30% होगी, और ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगले 3 साल में भी जाके कहीं अगले 2 साल बाद जाके 100% होगी। और ये हो सकता है कि आपको जो इम्पेयरमेंट की प्रोजेक्शन दी गई है, इम्पेयरमेंट के लिए जो प्रोजेक्शन दी गई है उसके अंदर ये बोला गया हो कि भाई ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ये 100% अगले साल में हो जाएगी, तो भैया ये इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देन योर इम्पेयरमेंट का जो इशू है वो जो उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री है, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, जो उनकी वेबसाइट के ऊपर दिया गया या अखबार में कोई रिपोर्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है वो, और आपको ये लगता है कि भाई ये तो क्रिटिकल कंडीशन है इस पूरी इंडस्ट्री की आज की डेट में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप होटल इंडस्ट्री में, आप टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं, तो आप कब तक समझते हैं कि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ठीक हो जाएगी या आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा? अगले 1-1.5 साल तो ठीक हो नहीं सकता। होटल इंडस्ट्री भी अगले 1-1.5 साल ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि लोग ट्रेवल अब तभी करेंगे जब बिल्कुल कोई ये मतलब कि नामुमकिन हो कि उसके बिना गुजारा है। जब बिल्कुल उनको ये लगेगा कि इसके बिना गुजारा नहीं है तभी ट्रेवल करेगा कोई आज की डेट में, नहीं तो ट्रेवल नहीं करेगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। कोई प्लेजर ट्रिप के लिए ट्रेवल नहीं करेगा। हाँ, किसी का बच्चा बाहर है, कोई और बाहर है, उसको जाना है, बच्चे को जरूरी है कि आपकी प्रेजेंस वहां पे चाहिए, तो आप चले जाएंगे। परंतु आप इसलिए नहीं जाएंगे कि आप इंजॉय करना चाहते हैं। आप स्विट्जरलैंड घूमने इस साल में नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगले पूरे साल में आप स्विट्जरलैंड में टूरिज्म नहीं मिलेगा आपको। उसका कारण यही है कि लोग जीना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं। क्योंकि अगला टूर तो आप अगले साल भी लगा लेंगे अगर जीवित रहे तो, अगर जीवित ही नहीं रहे तो टूर क्या करेगा? अगर आप वहां गए और वहां फंस गए किसी बीमारी में तो फिर क्या होगा? तो बात यह है कि ये जो होटल इंडस्ट्री है, ये टूरिज्म का जो बिजनेस है, इट्स गोइंग टू टेक अ ह्यूज हिट। 3 बिजनेसेस जो है वो ठीक चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनकी प्रोजेक्शन ये कह रही है कि ये अच्छा चलेगा तो अच्छा चलेगा। पावर सेक्टर है आपका, जो ट्रांसमिशन का है, डिस्कॉम्स का बिजनेस है, वो ठीक चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन, आज जूम वगैरह की फैसिलिटीज आप देखिए,
कभी पहले नहीं थी, आज की डेट में जो सब फैसिलिटीज हैं, तो ये बिजनेस आपका ठीक चलता रहेगा, इसमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका फार्मास्यूटिकल्स का जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया चलेगा। और अगर सरकार ने, हमारी सरकार की बात करूं, वर्ल्ड ओवर तो ये होगा मेरे हिसाब से, अगर हमारी सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिजॉर्ट करती है, हैवी डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिजॉर्ट करती है, जो मुझे लगता नहीं कि करेंगे अभी, हालांकि शुरू में मुझे फीलिंग थी कि द गवर्नमेंट विल रिस्क इन्फ्लेशन विद द ग्रोथ, पर मुझे अब जितनी भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उसमें लगता नहीं कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिस्क द इन्फ्लेशन विद द ग्रोथ। और दूसरा ये है कि अगर ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो इंटरनेशनल शायद कंट्री की रेटिंग का डाउन जाने का खतरा है। तो अगर गवर्नमेंट वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक नए स्केल पे लेती है, एक ऊंचे स्केल पे लेती है, तो फिर शायद सीमेंट और स्टील की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, उसमें शायद जो लेबर है उसकी भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर लेबर की एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रही तो आपकी डिमांड कैसे बढ़ेगी? द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल पक्का है कि वो ठीक चलेंगे, और कुछ सेक्टर डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, सरकार क्या चलाएगी, किस तरीके से चलाएगी। बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी इन टर्मोइल इन द नेक्स्ट 1 year, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में स्कोप बहुत है, आपको इस वक्त लिक्विडिटी आपके पास खूब है, आप दे सकते हैं, परंतु बैंकिंग सेक्टर इस वक्त वो भी पैसा 3.5% पे या 3.75 पे वो आरबीआई के पास रखना मंजूर कर रहे हैं बजाय किसी को लोन देने के, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर लोन दिया तो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, और अगर वो लोन नहीं दे रहे तो ग्रोथ कैसे होगी इंडस्ट्री की, फॉर दैट मैटर। तो द पॉइंट वन इज ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज कि 720 को पढ़ना बहुत जरूरी है, और 720 की जो इंफॉर्मेशन आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। आप अगर मिनट्स पढ़ेंगे ना किसी कंपनी के, अगर जहां पे मिनट्स मेंटेन होते हो, ये पक्की बात है। पहली बात तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो अनफॉर्चुनेटली मिनट्स मेंटेन कितनों के हो रहे हैं, ये बड़ी एक दुविधा का विषय है, और हम इंकरेज नहीं करते। हमें इंकरेज करना चाहिए कि आप मिनट्स मेंटेन करो, और सेक्टरल प्रैक्टिस के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किस तरीके से आते हैं वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है बेसिकली। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज, फॉर गॉड्स सेक स्टार्ट इंसिस्टिंग फॉर द मिनट्स। और अगर मिनट्स में बोर्ड वाले कुछ लिखते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, तो ये आपको उसकी कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी हर सूरत में। सो व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये कोविड-19 के बाद it's going to be a tough period for the entire industry, क्योंकि हर इंडस्ट्री को अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अपनी लेबर यूटिलाइजेशन, अपनी मशीन यूटिलाइजेशन, अपना जो सेल है उसका जो प्रोजेक्शन है। आफ्टर ऑल भाई ऑटो इंडस्ट्री तभी चलेगी, कार अगर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की बात करूं, अगर मैं ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री कब चलेगी? अगर मारुति चलेगी। अगर मारुति हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, अगर मारुति की प्रोडक्शन नहीं पिकअप करेगी, तो किसी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। अगर हीरो होंडा की प्रोडक्शन नहीं बढ़े या होंडा की प्रोडक्शन ना बढ़े, होंडा मोटरसाइकिल्स की, तो किसी मोटरसाइकिल के कंपोनेंट्स वाले की प्रोडक्शन बढ़ने का कोई मतलब ही अराइज नहीं होता। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ऑडिटर्स टू फाइंड आउट फ्रॉम द गूगल और एनीवेयर एल्स इज कि भाई अगर मैं किसी कंपोनेंट इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहा हूँ और मैं अगर उसका ऑडिट कर रहा हूँ और मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है और मैनेजमेंट वाला कह रहे हैं मुझे इम्पेयरमेंट की किसी तरीके की कोई जरूरत ही नहीं है, और मैं अगर उनकी प्रोजेक्शन देखता हूँ तो प्रोजेक्शन में ये नजर आ रहा है कि इन्होंने तो इसी साल में पूरी की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिखा दी है, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिखा दी, मुझे डेफिनेटली गूगल पे जाके फिर पूछना पड़ेगा कि मारुति के क्या प्लान्स है। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको पूछना पड़ेगा कि भाई हीरो होंडा के क्या प्लान्स हैं, कहीं ना कहीं आपको पूछना पड़ेगा बजाज के क्या प्लान्स हैं, कहीं ना कहीं आपको पूछना पड़ेगा कि आपके आपकी जो ये होंडा मोटरसाइकिल हैं इनके क्या प्लान्स हैं। ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ये एक बात को ध्यान रख लीजिए, वो समय चला गया जब मैं रिपोर्ट को अपने ऑफिस में बैठ के बना सकता था। आई थिंक कोविड-19 के चलते जब मैं अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाऊंगा
ऑडिटर्स रिपोर्ट में मुझे 705 पर्टिकुलरली 706 701 और 720 का ख्याल बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा 700 के साथ साथ, क्योंकि जब मैं 700 की बात करता हूं तो गोइंग कंसर्न की बात करता हूं, गोइंग कंसर्न की बात करता हूं तो SA 570 की बात करता हूं, SA 570 की बात करता हूं तो ये भी बात करता हूं कि इसमें ये दिया गया कि भाई मुझे टेस्ट क्या क्या करना है ये जानने के लिए कि ये गोइंग कंसर्न है या नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा ये कहेगी कि मेरी कंपनी गोइंग कंसर्न है, कि एक साल में या अगले साल में मैं किसी तरीके की कोई कर्टेलमेंट प्रोडक्शन में नहीं करने वाली। परंतु कर्टेलमेंट आप नहीं करना चाहते हैं, ये मैं मान ली बात कि आप नहीं करना चाहते, परंतु जिस कंपनी को आप सप्लाई कर रहे हैं और आपने किसी और प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई किया नहीं है, जिस कंपनी को आप सप्लाई कर रहे हैं अगर वही कंपनी आपकी प्रोडक्शन लेने की स्थिति में ही नहीं है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन नहीं चल रही, तो क्या होगा? अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे स्पेन को, आप एक्सपोर्ट कर रहे थे इटली को, और इटली की इंडस्ट्री नहीं चल रही, स्पेन की इंडस्ट्री नहीं चल रही, आज की डेट में अगर आप यूके को लेडीज गारमेंट सप्लाई कर रहे थे या स्पेन में लेडीज गारमेंट सप्लाई कर रहे थे, इटली में लेडीज गारमेंट सप्लाई कर रहे थे, जेंट्स गारमेंट, उनकी प्रायोरिटीज वक्त लेडीज गारमेंट्स की नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट वेरी क्लियरली। उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। जिनके यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर के केसेस ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं और जहां पे डेथ रेट हैज बीन मोर देन 3 to 4%, उनकी प्रायोरिटीज इस वक्त लेडीज गारमेंट्स की हो नहीं सकती। उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी अगर शैम्बल्स में है, दे विल लाइक टू हैव समथिंग एल्स देयर। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड व्हेन वी लुक एट द गोइंग कंसर्न आल्सो। 570 को टेस्ट करने के लिए there are certain yardsticks which we'll keep discussing. मैं सिर्फ यहीं पे अभी अपनी इनिशियल डिस्कशन, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि आप एक जो दुर्गादास जी की वर्डिंग थी वो ये थी कि आप भूमिका बांध दीजिए। और उसके अलावा हेलो, बीच में चली गई थी क्या? कनेक्टिविटी गई थी क्या दुर्गादास जी? हाँ थोड़ा सा लगा सर, लेकिन चलिए वापस आ गए हैं, कोई बात नहीं। आपने जो भूमिका तक तो सुना था, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा था कुछ। मैं आगे बोल देता हूँ। दुर्गादास जी ने यह कहा था कि मैं भूमिका बांध दूं। मैंने अपनी तरफ से कोविड-19 की भूमिका बांधने की कोशिश की है। अब मैं गोपाल जी के पास इसलिए जा रहा हूं कि गोपाल जी पहले तो जो मैंने बोला उसके ऊपर कोई रिएक्शन देना चाहे, रिएक्शन दे दें, और रिएक्शन देने के बाद उनके कुछ प्रश्न हो, या लोगों को मैं ये जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको बोलूंगा कि अपने प्रश्न जो हैं वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उनके भी वो क्वेश्चन लेके मेरे से गुफ्तगू कर सकते हैं, और जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन होंगे गोपाल जी के प्रति वो मैं गोपाल जी से कर दूंगा बात के अंदर। आई थिंक दैट इज हाउ विल लाइक टू प्रोसीड। ओके, यस गोपाल जी। सर बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने भूमिका वाकई बहुत सही बांधी और हम ऑडिटर्स को समझाया कि केवल बुक्स के बेस पर ही हमें ऑडिट नहीं कर देना है। जो सराउंडिंग जो हमारे पास मटेरियल है, वेदर दे आर उनकी वेबसाइट पर है, उनकी मिनट्स में है, उनके कहीं जो प्रोजेक्शंस दिए हैं, और जो इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में फॉल करती है, उसके जो सप्लायर्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, उसको ध्यान रखते हुए गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट है। दूसरी चीजें उन पर हमें ध्यान देना है। ऑडिट सिंपल ये नहीं है कि बुक से आपने उठाया और सर्टिफाई कर दिया, हाँ जी ये दीज आर द हमारी ऑडिट रिपोर्ट है। तो थैंक यू चोपड़ा साहब। थैंक यू। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अटेंडीज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि वो क्वेश्चन उठा सकें। गोपाल जी और चोपड़ा साहब उसके आंसर देंगे, और तभी ये सेमिनार, ये वेबिनार इंटरेक्टिव होगा, जो हमें कोविड-19
में जो सिचुएशन मिली है उसको हम एक अभिशाप ना समझते हुए, वरदान समझते हुए उसको हम अपने को और थोड़ा सा शार्प करें अपनी नॉलेज को, और जो मेन हमारा थ्रस्ट एरिया है ऑडिटिंग, उस पर हम अपने को परफेक्शन में ला सके। तो अब मैं गोपाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। गोपाल अग्रवाल जी, आपके लिए तैयार हो गया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। गोपाल अग्रवाल जी। डॉक्टर दुर्गादास जी मेरे बड़े भाई, और सर्वप्रथम मेरे गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो सर अगर ये कहें कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगे, और सर ने कहा रिएक्शन तो गुरु की बात पे रिएक्शन तो स्टूडेंट दे नहीं सकता, और सर ने कहा कि क्वेश्चन तो गुरु के क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट कहाँ जवाब दे पाएगा। सर ये दोनों ही बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी ऑडिट में मैंने सीखा है उस चोपड़ा सर से ही सीखा है, और ये बड़ा एक प्रिविलेज है, यह ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है कि गुरु के साथ आपको बैठने का मौका मिलता है और बात करने का मौका मिलता है। तो ये सब आपकी ही कृपा है सर। जो मैं तो ये कहता हूँ, वॉट एवर आई एम टुडे इट इज ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था ऑडिट जिसपे लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन चोपड़ा साहब ने ऐसा एक चीजें रखी लोगों के सामने के लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट किया इस नीरस चीज में। और अब लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, नहीं तो कई बार तो पहले होता था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आज से 3-4 साल पहले तक सिचुएशन 5 साल पहले तक ये हो जाती थी कई बार कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये क्या होते हैं। फिर कहा 700 तो बोले अच्छा 700 आ गए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते थे। तो मैंने कहा 4410 भी मैंने देखा है, बोले अरे 4-5 हजार स्टैंडर्ड आ गए यार गोपाल जी, पता ही नहीं लगा। तो सिचुएशन किसी टाइम में ये थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि जिस तरह से हमारे गुरु चोपड़ा सर ने और उनके साथ मिलके और भी काफी लोगों ने, जैन साहब हैं, बीडी गुप्ता जी हैं, जिस तरह से प्रोपेगेट किया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, तो सर मैं चोपड़ा सर को भी बोलना चाहूंगा कि सेंट्रल ऑडिटर्स के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि कई ऑडिटर्स ने ओएमपी पैराग्राफ को बड़े अच्छे से यूज किया कोविड-19 को, कईयों ने उसमें क्वालिफिकेशंस बड़े अच्छे से लिखी, हालांकि हो सकता है उनकी ड्राफ्टिंग कुड नॉट बी दैट गुड, बट नो डाउट एक हेडिक तो क्रिएट की है सेंट्रल ऑडिटर्स के लिए कि भाई दे कैन नॉट सिंपली से कि हमें सारी क्लीन ओपिनियन मिल गई, नाउ वी कैन फॉर्म द ओपिनियन इन अ क्लीन वे। सो इट इज अ बिग चैलेंज, इट इज सर ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ यू। मैं तो ये कहूँगी कि आपने लोगों को बताया कि भाई ऑडिट रिपोर्ट भी देखने वाली चीज है, पढ़ने वाली चीज है। नॉर्मली इट वाज नेवर रेड बाय दीज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, हालांकि अनक्वालिफाइड मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं बनाई। और इस बार भी मैंने सर कन्फ्रंट की ये सिचुएशन दोनों बैंकों के साथ, एक आरआरबी भी कर रहा था और नेशनलाइज बैंक भी था, कि साहब हम तो क्लीन ओपिनियन लेते हैं। तो मैंने कहा सर हम क्लीन ओपिनियन दे देंगे आपको, आप 2 लाइन की मेल लिख दो बस मुझे कि अवर बैंक एक्सेप्ट ओनली द क्लीन ओपिनियन। So this is the situation, and friends, if you really ask me, this is the only document which can save or sink us. और जब भी मैं सर फंसता हूं तो मैं सर का नाम कहता हूं कि मैं भैया अमरजीत चोपड़ा जी का स्टूडेंट हूं, तो सच बताऊं आपको, आपका नाम यूज करता हूं या मिसयूज करता हूं मुझे नहीं मालूम, 80% बैंकर्स तो वैसे ही चुप हो जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि इसका मतलब कि ये हार मानने वालों में नहीं है, जो इसने नाम ले लिया। तो मैं आपका नाम ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करता हूं सर कई बार, और वो बड़ा इफेक्टिव रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा आज, हालांकि सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये है लोगों के, जो हमारे फ्रेंड्स के साथ है, कि क्या चीज क्वालिफिकेशन बनेगी क्या नहीं बनेगी, मैटर पैराग्राफ क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर्स क्या है, डिस्क्लेमर क्या है। देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन्स कि लोग कई बार तो ऐसी चीजों को कहते हैं इसको क्वालिफाई कर देते हैं। हर चीज को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो उन सब चीजों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और 2012-13 से इफ आई एम रियली कलेक्टिंग इन ए राइट वे, बताएंगे 12-13 से जो ऐसे टाइप रिपोर्ट थी वो ऐसे टाइप नहीं रही, वो हेडिंग्स में डिवाइड हो गई। और सबसे बड़ा जो
हिस्टोरिकल चेंज आया वो लास्ट ईयर से 18-19 की रिपोर्ट से आया कि आपकी ओपिनियन पैराग्राफ सबसे ऊपर ऑन द फेस सबसे ऊपर आपकी ओपिनियन है। भैया पहले आप अपनी राय बता दो कि राय क्या है आपकी। तो और हालांकि ये सब चीजों के ऑथर तो चोपड़ा सर है, देखा जाए इनडायरेक्टली मुझे बोलने का मौका मिल गया है, लेकिन ही इज द पर्सन हु हैज रिटन ऑल दीज थिंग्स ऑन द स्टैच्यू इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो सब उसका रीजन यही था कि सब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीडिंग द ऐसे, कि आप 4 पेज का आपका ऐसे पढ़ रहे हैं उसके बाद समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप इंटरनेशनली इट हैज बीन डन कि आप ओपिनियन बता दें कि आपकी ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या है, कि वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, या कि क्वालिफिकेशंस के साथ है। तो ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल चेंज आया। और अगर आज हम बात करें कि फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट वाले कहाँ, वो पीछे बात करते थे कहाँ से आई, बोले पिछले साल से आई। बोले पिछले साल की, अरे यार वो भी पूछने वाली बात है, उससे पिछले साल से आई। ये बात और है कि कई बार ईयर भी चेंज होना रह जाता था, या प्रॉफिट का लॉस और लॉस का प्रॉफिट भी चला जाता था। तो आज वो सिचुएशन तो कम से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाए, तो मैं चोपड़ा सर के साथ डिस्कस मतलब शेयर करना चाहूंगा कि 256 कॉम्बिनेशन सर बनते हैं अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे स्टैंडर्ड्स को साथ में कंसीडर करते हुए। कहीं कैश फ्लो लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, कहीं आईएफसी लग रही है, कहीं नहीं लग रही है, कहीं कारो है, कहीं नहीं है। एक तो सबसे बड़ी देश में दिक्कत यह है कि कोई स्मॉल कंपनी है तो कोई स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कहीं कुछ और है तो कहीं कुछ और है। तो ये बहुत बड़े मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टेम्पलेट एज इट इज। द बिगेस्ट पॉइंट इज दिस, क्योंकि कई बार ये गलती मिलती है कि साहब लिखा तो है कि हमने कारो में रिपोर्ट दी हुई है और कारो तो उस पर लगा ही नहीं है पीछे। तो जब पूछा पीछे कारो क्यों नहीं लगाया, बोले एप्लीकेबल नहीं था। तो भैया आपने तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमने कारो पे रिपोर्ट दी हुई है। तो इस तरह की चीजें भी बहुत सारी मिल रही हैं। और मैंने जो चीजों को थोड़ा सा याद करने के लिए ये कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पंच तत्व से बने हुए हैं। अब आपको यही देखना है ये पंच तत्व ठीक से बैठे हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या नहीं। और ये पंच तत्व है इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। वी आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो हमारा जब बैलेंस खराब होता है पंच तत्व का तो हम बीमार हो जाते हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पंच तत्व खराब होते हैं तो हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है। और अगर इफ यू रियली आस्क मी कि अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, हालांकि टोटली 45 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आर देयर। तो किसी ने बात कर दी कि भाई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, हमने कहा ये वो मैरिज एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना प्रोफेशनल एंगेजमेंट की बात करते हैं कि 45 स्टैंडर्ड्स आर देयर। इसमें 2 स्टैंडर्ड खासतौर से मैं चोपड़ा सर का भी इसमें व्यू चाहूंगा, इनको मैं पेरेंट्स मानता हूँ, 700, 705। कोई भी रिपोर्टिंग ऑडिटर कर रहा है, अगर उसको इन 2 स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल्स में कहीं दिक्कत है तो इसका मतलब ठीक से रिपोर्टिंग तो नहीं हो सकती। हो सकता है चलो 701 से आप अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो बच जाएंगे, 706 से भी बच जाएंगे, 720 से भी कहीं बच सकते हैं, हालांकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कवर्ड है 720। बट ये 2 स्टैंडर्ड 700, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स और व्यूअर्स कि इन स्टैंड कोई भी रिपोर्ट साइन करने से पहले काइंडली रीड दीज स्टैंडर्ड 700, 705। अगर आपकी ओपिनियन क्लीन है तो कब क्लीन हो सकती है, उसके अंदर बड़ा कैटेगरिकली प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो अगर ये 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इक्विटी, ये ऐसे बैठे हुए हैं जिस तरह से इन्हें बैठे होना चाहिए। तो बैठना इनको कैसे है, बैठना इनको फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि भाई आपकी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उसी हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर को तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जनक मानता हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखा जाए तो 5 तरह की प्रिंसिपल्स लेट डाउन करते हैं। रिकॉग्निशन, दैट इज रिकॉग्निशन, फिर उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद डिस्क्लोजर्स और फिर प्रेजेंटेशन। 5 ही तरह के प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं ब्रॉडली, चाहे इंडियस हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, कोई भी हो वर्ल्ड वाइड साइड। यूएस गैप भी 5 ही तरह के बताएंगे सर, छठवां नहीं बताएंगे। तो 5 तरह के जब प्रिंसिपल्स ये बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि इस एलिमेंट को, इस पर्टिकुलर आइटम को आपने रिकॉग्नाइज कैसे करना है। अब आपने सोच लिया रिकॉग्नाइज करना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो होगा, लेकिन मेजरमेंट उसका क्या होगा वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। फिर उसको क्लासीफाई कैसे करना है, गुड्स में अलग, सर्विस में अलग, उस तरह से करना है क्लासिफिकेशन भी। उसके बाद उसका डिस्क्लोजर्स क्या क्या आएंगे। अब तो इंडियस के अंदर ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड जहां केवल डिस्क्लोजर के एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड है, अगर हम बात करें इंडियस 107 की।
और 5वां प्रेजेंटेशन। तो ये 5 साथ अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द फ्रेमवर्क के अंदर आपका रेलिवेंट एक्ट भी आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट आ जाएगा, बैंक में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ जाएगा। तो उसके अंदर भी उन्होंने कहीं कहीं दिया है कि भाई आप इस चीज को ऐसे क्लासीफाई करेंगे, ऐसे डिस्क्लोजर देंगे, ऐसे प्रेजेंटेशन देंगे। तो अगर वो उस तरह से बैठे हुए हैं जिस तरह से मांगा जा रहा है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। लेकिन अगर वो उस तरह से नहीं है, उसकी मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, रिकॉग्निशन में कोई प्रॉब्लम है, इवन क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क्लोजर्स आपके ठीक से नहीं है, या प्रेजेंटेशन जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं है, तो उस केस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि 3 पब्लिकेशन आए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड के, एंड मेरी हमेशा मैं अपने फ्रेंड से ही कहता हूं कि ये गोल्ड माइन है प्रैक्टिशनर के लिए। जिस तरह से उसमें जॉट डाउन की गई है डेविएशंस, और खासतौर से सर जो 3rd वॉल्यूम आया, वी शुड अप्रिशिएट कि उन्होंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया है कि किस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन कौन सा पैराग्राफ कितना डेविएशंस लोगों ने किए हैं, तो आई ओपनर है 3rd वॉल्यूम। खासतौर से आप अगर चाहें गूगल पे जाएं, फ्रेंड्स से मैं शेयर करना चाहूंगा, FRRB डालें, FRRB पब्लिकेशन। हालांकि इंस्टीट्यूट की साइट पे अदरवाइज ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन गूगल बहुत जल्दी ढूंढ के दे देता है FRRB पब्लिकेशंस। तो 3rd वॉल्यूम इज वर्थ रीडिंग। इसी तरह से क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की जो ईयरली रिपोर्ट है, इस बार की भी रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में पैराग्राफ वाइज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है, कहां कहां ऑडिटर्स ने डेविएशंस किए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। ये सब लिटरेचर आज से 10 साल पहले अवेलेबल नहीं था सर। आज जो कि आपको बाय द क्लिक ऑफ द माउस वी कैन गेट सो मच गाइडेंस इन दिस, और बहुत ही अच्छे से एक प्लेटर में लगा के आपको दिया जा रहा है कि आप जिसका जिस तरह से इंटरेस्ट है वो उसको उस तरह से पढ़ सकता है। तो मेरी आप लोगों से आज के प्रोग्राम में यही रिक्वेस्ट है कि ये लॉकडाउन खुल भले गया, लेकिन हमें पता है कितना खुल गया है, तो जितना भी अभी नहीं खुला है तो उसका यूज करें टाइम का। और जो अटेस्टेशन फंक्शन में है, अगर वो वॉल्यूम 3rd पढ़ लेंगे, कई बार लोग ये कहते हैं कि चोपड़ा जी को सुनने के बाद आधे लोग ऑडिट करने का मन नहीं करते, फिर थोड़ा बहुत उनके स्टूडेंट से सुन लेते हैं, गोपाल जी से तो और मन नहीं करते ऑडिट करने का। तो मैं आपको ये बता दूं, वॉल्यूम 3rd पढ़ लिया हमने तो बाकी का 50% वो मन नहीं करेंगे, फिर वो आई ओपनर है। सही सच्ची बात तो यही है सर। तो उसको जरूर पढ़ें। और ये 5 स्टैंडर्ड जो हमारे हैं रिपोर्टिंग से रिलेटेड, डायरेक्टली रिपोर्टिंग से रिलेटेड, 700 जिसकी सर ने बात की, 701 जो कि वाइडली यूज हो रहा है आजकल पब्लिश्ड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लिस्टेड में मैंडेटरी है ऑफ कोर्स, अदरवाइज आप उसमें यूज कर सकते हैं अनलिस्टेड में। 705 अगर आप क्वालिफाई या मॉडिफाई ओपिनियन चाहते हैं। 706 को सर मैं कई बार संजीवनी की तरह कहता हूं कि ये संजीवनी है ऑडिटर्स के लिए, खासतौर से OMP पैराग्राफ। जहां भी कहीं आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए रिपोर्ट में, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं। अब इस बार तो कोविड की वजह से सबसे ज्यादा लिमिटेशन नहीं, जब रिमोट ब्रांचेस की हमने रिमोटली ऑडिट किए तो कहीं भी कोई लिमिटेशन है। कई हेड्स सर बैलेंस शीट में ऐसे होते हैं, खासतौर से बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो कहते हैं साहब इसकी मॉनिटरिंग तो सेंट्रल ऑफिस से होती है। अब हेड ऑफिस की इंटरेस्ट की मैं ट्रांसफर प्राइसिंग मांगता हूं, आई नेवर गेट फ्रॉम द ब्रांचेज। अब मुझे क्या पता कि उसकी ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह से हो रही है। तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मैटेरियली मिसस्टेटेड नहीं कह सकते हम, लेकिन हम कम से कम अदर मैटर पैराग्राफ में बता सकते हैं कि ये चीजें हमें नहीं मिली ब्रांच लेवल पे। और 720 जिस तरह से सर ने बात की, कई बार ऐसा होता है, FRRB ने भी नोट किया। और एक मैं बिल्कुल ग्लेयरिंग एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं जो FRRB ने बताया कि जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रहे हैं तो कह रहे हैं हम सिंगल सेगमेंट में डील करते हैं, और जब चेयरमैन अपनी स्पीच लिख रहा है उसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर तो कहता है हमारी कंपनी 2 प्रोडक्ट में डील करती है और हमारी 2 जगह ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हमारी 2 जगह है। तो मतलब प्रोडक्ट वाइज एज वेल एज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह से आप 2 सेगमेंट में डील करते हैं। और ये आपकी फर्स्ट पेज की चेयरमैन स्पीच ये बात कह रही है, और आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं हम सिंगल सेगमेंट में डील करते हैं, इसलिए हमने सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं की। तो ये इस तरह की इनकंसिस्टेंसी 720 अब तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल भी हो गया, और हर एक को इनवेरिएबली लिखना भी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी लिखना है कि हमने, अब प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं, इसमें सर चोपड़ा सर का एक क्वेश्चन, मेरा भी क्वेश्चन है सर आपसे, कि उसमें एनुअल रिपोर्ट तो सर कोई बनती नहीं है, तो बस बोर्ड रिपोर्ट होती है उसके अंदर, और बोर्ड रिपोर्ट का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट होते हैं। तो हम उसको रेफर करना चाहिए कि हमने बोर्ड रिपोर्ट को स्टडी कर लिया, देख लिया है,
और उसके अंदर कोई, कई बार लोग कहते हैं उसमें एनुअल रिपोर्ट टू माय माइंड शुड नॉट बी देयर बिकॉज इट ट्राई टू प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो एक ये चीज का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बाकी अगर हमारे फ्रेंड्स के कहीं से भी बीच में कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो वो मेरे ख्याल से पहले अगर हम ले सकते हो क्योंकि तो ले लें, अदरवाइज मैं 2 क्वेश्चंस हैं सर, अगर आप नो क्वेश्चन आए मैंने देख लिए। आई हैव ऑलरेडी सीन दोस 2 क्वेश्चन, one by Arpit Garg and one by Mr. Neeraj. Sir, you see the both questions are very interesting और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मेरा ख्याल ऐसे लोगों से हैं जो ऑटो इंडस्ट्री को ही डील कर रहे हैं, if I'm not mistaken. Sir, I like to answer those 2 questions. Number 1 is the question by Arpit. उनका ये कहना है कि भाई जो मैनेजमेंट हमें प्रोजेक्शन देता है फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट वो तो सबसे बढ़िया होती है। अब एज एन ऑडिटर मैं कैसे इस बात को वो करूं एस्टेब्लिश कि भी आपकी प्रोजेक्शंस ठीक नहीं है। देखिए प्रोजेक्शंस के 2 एंगल्स हैं। एक एंगल तो है उसकी सेल का, उसके एक्सपेंसेस का, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का और उसके नेचुरली पूरे के पूरे कैश फ्लो का। दूसरा एंगल है उसके डिस्काउंट रेट का। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आज की डेट में अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं इसको 7% से डिस्काउंट करूंगा तो मैं नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं मानूंगा। आफ्टर ऑल द डिस्काउंटिंग हैज टू टेक प्लेस एट द रेट व्हिच इज प्रेवलेंट टुडे। आज की डेट में 7% का रेट कहाँ पे है? लेट्स ट्राई टू अज्यूम दैट। या सपोज कीजिए आज की डेट में 8% के रेट की बात करें। अभी तो आरबीआई गवर्नर साहब ने जो जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट क्या रह जाएगा मुझे पता नहीं, और शायद हम उस जगह को लिए मूव कर रहे हैं कि हमें शायद सेविंग बैंक डिपॉजिट के ऊपर सेविंग डिपॉजिट होल्डर को ही ना इंटरेस्ट देना पड़े जो यूरोपियन कंट्रीज में होता। कई यूरोपियन कंट्रीज में सेविंग बैंक डिपॉजिटर्स जो हैं, सेविंग डिपॉजिटर जो हैं, उन पर नेगेटिव रेट एप्लीकेबल होता कि बैंक वाला कहता मैं आपका पैसा रख के बैठा हूँ सेफ, इसलिए आप मुझको इंटरेस्ट दोगे। तो हिंदुस्तान में कब वो सिचुएशन आ जाएगी मुझे पता नहीं, परंतु जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, अगर बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट जिस पे वो पैसा पार कर रहा है आरबीआई के साथ, इफ दैट इज बीइंग स्लैश्ड, वो भी अपने सेविंग बैंक के रेट घटाएंगे, फिक्स डिपॉजिट के रेट घटाएंगे। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो जो आपका डिस्काउंट रेट है इट हैज टू बी रेलेवेंट। अगर लास्ट ईयर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डिस्काउंट पे इंपेयरमेंट टेस्ट हुई थी तो इस साल उस रेट के ऊपर टेस्ट नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। देन इट हैज टू बी एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट मैटर। The other thing that I would like to say is कि जो आपने इम्पेयरमेंट के प्रोजेक्शंस की बात की है, आपको गूगल पे जाके आज की डेट में जो गोपाल जी ने कहा क्या चीज गूगल पे अवेलेबल नहीं है, आप 5 आर्टिकल्स गूगल पे उस इंडस्ट्री के कनेक्शन में ले लीजिए एंड कन्फ्रंट देम कि आई डोंट एग्री विद योर प्रोजेक्शंस एट ऑल। जिस पेरेंट कंपनी को आप सप्लाई करते हैं या जिन कंज्यूमर्स की आप बात कर रहे हैं उनमें डिमांड नहीं है। These 5 articles are saying for that matter। अगर आपके अखबार में आर्टिकल्स ठीक ठाक आ रहे हैं कि भाई ये मार्केट बड़ी इसकी इंप्रूव करने वाली है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। I can make them as a part of my working papers basically। Let's be clear about it। Why I am trying to tell you all this is, after all there is a concept of working paper ना। ऑडिट एविडेंस आप कलेक्ट करते हो, जब आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हो जो कुछ उन्होंने एस्टिमेट्स आपको दिए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ यू हैव टेस्टेड द एस्टिमेट्स। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, आप लिखते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। आप अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखते हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं सब साउंड अकाउंटिंग पॉलिसीज है, कोई ऐसी वैसी अकाउंटिंग नहीं। और एस्टिमेट की रीजनेबलनेस के बारे में भी आप वाउच करते हैं इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम बाद में कहते रहते हैं साहब ये तो उनका एस्टिमेट था मैंने कैसे माना। अरे भाई जब आप अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हो क्या आप लुक्ड एट the estimates made by the management are reasonable, ये आप अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट 700 के अंदर लिख रहे हो। When you write all this, how can you say that you will not test the projections? We will have to test the projections। और उसके लिए मुझे जहां से भी एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे अखबारों में कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे किसी मैगजीन से। मैं ये बता सकता हूँ अगर मैं आज लिखूं ऑटो इंडस्ट्री गूगल के ऊपर जाके मुझे 15 आर्टिकल तो किसी भी टाइम पे मिल गए उसके। सिमिलरली अगर मैं कोई आर्टिकल फार्मास्यूटिकल के ऊपर लिखूं
तो फार्मास्यूटिकल में कहीं पे मुझे आज नेगेटिव ग्रोथ नहीं मिलेगी किसी भी आर्टिकल के अंदर। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं टेक्सटाइल के ऊपर लिखूं तो मुझे टेक्सटाइल में हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ मिल जाए फॉर दैट मैटर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वी हैव टू कलेक्ट दैट एविडेंस। और दूसरा ये कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रोवाइड्स फॉर इट, कि अगर आप कोई और ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहते हैं, आफ्टर ऑल देयर इज अ स्टैंडर्ड, वेरी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑन दिस, द ओपिनियन relying upon the work of the auditor's expert। एक तो होता मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे, एक है ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अगर आप ये मैनेजमेंट को कहते हैं कि मैं अपने वैल्यूअर से करवाऊंगा किसी चीज को, मैं अपने एक्सपर्ट से करवाऊंगा, तो आप अपने एक्सपर्ट से करवा सकते हैं, एंड द कॉस्ट विल हैव टू बी बोर्न बाय द कंपनी फॉर दैट मैटर। सो व्हाट वन इज ट्राइंग टू से इज डोंट जस्ट follow what we have been following it for years together. I think we change that particular trend. That's one thing that I will like to say. And if we don't change, I think we become irrelevant to this society. मैं ये sentence शायद कितनी बार कह चुका हूँ। I have forgotten even the number of times I have made this sentence. क्योंकि मुझे ये बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में relevant रहने के लिए relevant तरीके से ही काम करना पड़ेगा। अगर मुझे हर चीज मैनेजमेंट की ही एक्सेप्ट करनी है, then where is the need for the auditor? फिर तो जो मैनेजमेंट सर्टिफाई कर देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो ठीक है, फिर मुझे ऑडिटर होने की जरूरत ही नहीं है उसमें बेसिकली। और दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है, मेरे ख्याल नीरज जी ने, आई थिंक इट इज मिस्टर नीरज रस्तोगी, it is probably one of the best questions that I am coming across in any of the seminars. For that, thank you Neeraj ji for raising this kind of an issue. And this situation will be faced by many people in the practical life. What he is trying to explain is कि जितने ऑटो इंडस्ट्री वाले कंपोनेंट्स वाले हैं, वो जो इनको OEMs हैं, वो इनको ऑर्डर जो है, जो इनका शेड्यूल जो है, वो हर क्वार्टर में शेड्यूल देते हैं और हर क्वार्टर के बाद वो शेड्यूल रिवाइज हो जाता है। पर एक बात नीरज जी ध्यान रखिएगा, जहां तक मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं भी किसी बोर्ड पे बैठता हूं, जो उसने शेड्यूल दे दिया वो शेड्यूल को वो लेने से मना नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। अगले क्वार्टर का शेड्यूल वो ये कह दे कि मुझे घटाना या बढ़ाना, इस पीरियड का अगर शेड्यूल उसने रिवाइज करना है, तो देन ही इज आल्सो लायबल फॉर सर्टेन इन सर्टेन मैनर, इन सर्टेन वेज। कभी उसको क्रेडिट नोट भी देना पड़ सकता है और कभी वो डेबिट नोट भी देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। पर मेरा अपना मानना यह है कि अगर वो कंपनी गोइंग है, देखिए एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर मुझे ये थ्रेट नहीं है कि इसका इन्वेंट्री मेरी ज्यादा बिल्टअप हो गई, सपोज करो 2 महीने की इन्वेंट्री हो गई बजाय 1 महीने की बिल्टअप होने की, बट दी अदर कंपनीज कंटिन्यूइंग और उसके ऑर्डर मेरे पास आ रहे हैं, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट माय इन्वेंट्री में बी लिफ्टेड। So I can talk of, you can say, slow moving inventory. I can talk of excessive inventory at a particular, because that with regard thereto I lose interest basically. Interest cost is mine. But at the same time, अगर आपका agreement enforceable है उनके साथ कि जो शेड्यूल उन्होंने दिया वो शेड्यूल वो कैंसिल नहीं कर सकते, होता है इंडस्ट्रीज में, it will depend upon enforceable, but then you will also go by the practice of the company कि कितनी बार उन्होंने जो ये enforceable agreement को enforce होने नहीं दिया, आपस में जाके compromise कर लिया, and in most of the cases they have been actually reducing the price by 5%, 10%, whatever has been the past practice. I think you can look at that particular practice and accordingly determine what is going to be the realizable value thereof. But under no, to my mind, I will not be able to value it at zero. Let's be very clear. I will not say that value such inventory at zero जो ongoing product है। अगर वो ये कहता है कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया पर मैंने शेड्यूल आपको पहले दे दिया था, तो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, ये माल उसको उठाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आपस में कंप्रोमाइज करके ये कह दे यार 60% पे कर दिया, छोड़ 60% पे किया, 70% पे किया, बट माल तो लेना ही पड़ेगा। Depending upon your experience with regard to the particular company, you may try to reach in. It will involve some kind of subjectivity, but it will be better not to value it at 100% realizable value. Better to go by your past experience and then try to value it at a particular rate. These were the 2 questions. Now the third question has also come in, if I'm not mistaken.
For Gopal ji, SA 720, the auditor is not provided with the board's report, which is also dated the same. देखिए बोर्ड रिपोर्ट के बिना तो काम मत करिएगा, ये मैं गोपाल जी के बिहाफ पे बोल देता हूँ. बिना ड्राफ्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट के डोंट साइन द बैलेंस शीट, because we are bound to look at what the directors feel. हमें ये भी तो पूछना पड़ेगा डायरेक्टर्स क्या फील करते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर. एनुअल रिपोर्ट बाद में बनती है, डायरेक्टर रिपोर्ट तो उसी दिन बन जाती है लिस्टेड कंपनीज में. लेट्स बी क्लियर अबाउट इट. सो फार एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर कंसर्न, लेट्स पुट ए हैंड ऑन हार्ट, या डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी तो हम ही बनाते हैं उस केस में. वो कौन सा डायरेक्टर्स रिपोर्ट बना के लाता? आपको पता आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखना क्या? अगर आपने लिखने डायरेक्टर रिपोर्ट तो उस तरीके से लिखो ना जो ऑडिटर को सूट करती हो, जो मैनेजमेंट को सूट करती, वो क्यों लिखते हो यार? आई एम क्लियर. डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या मैनेजमेंट बनाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, हम ही बना के देते हैं. तो भाई उसको भी उसी तरीके से लिखो जो एज एन ऑडिटर आपको ठीक लगती हो. अगर वो उसने डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया है तो वो ये तो नहीं लिख सकता कि मेरा बिजनेस जो है ना वो कल बंद होने वाला. फिर तो आपको देखना ना कि आप क्या लिखवा रहे हो उससे. फिर तो बिजनेस चल रहा है मेरा, किसी भी सूरत में मेरे कोई बंद करने की अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी भी सूरत में आशा नहीं है मेरी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नंबर 1, एक तो ये कि यार ये आज भी सुबह एक सेमिनार था, वेबिनार था, उसमें मैंने और जोशी साहब ने एक बात बोली, अपने टाइम को वैल्यू करना सीखे हम सबके सब. अगर हम कोई सर्विस रेंडर करते हैं ना तो उसका चार्ज करना भी शुरू करें. डायरेक्ट रिपोर्ट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, लेट देम डू इट. उनको को आप बना के ले और थोड़ी बहुत करेक्शन करनी होगी तो मैं कर लूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं. अगर मैंने ही उनकी सब कुछ करना है और फीस मेरे को वही मिलनी है, हाथ मेरे वही कटने हैं, तो मैं क्यों करूंगा? दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट. गोपाल जी आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बता दीजिए. नहीं बिल्कुल ठीक है सर. और इसमें अगर बहुत कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस भी आईसीआई ने दिया हुआ है 720. तो क्वेश्चन आंसर में फॉर्मेट में दिया है एंड इट इज वेरी एलेबोरेटेड ओवर देयर. यस गोपाल जी, अब हम आपस में कुछ गुफ्तगू कर लें. जी सर. जी सर. बेसिकली सर क्योंकि आपने मुझे एक बात कही कि ये जो 705 है जी और सर 700 आपने मदर बता दिए, तो 706 को कोई सिस्टर ब्रदर कुछ तो बता दिया यार. हाँ सिबलिंग्स 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 है सर. तो 701, मैं वैसे 705 और 706 को सिबलिंग्स मानता हूँ जी सर. और जो पेरेंट स्टैंडर्ड मानता हूँ 700 को मानता हूँ बेसिकली रिपोर्टिंग में. हालांकि बाकी तो स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिनको मैं पेरेंट स्टैंडर्ड मान सकता हूँ. If you really ask me, planning itself is, to my mind, planning of an audit itself is a mother standard. If you ask me. Yes sir. शुरू तो वहीं से होता कि प्लान कैसे किया यार. अगर प्लान ही नहीं किया तो if you don't plan then you are planning to fail basically. Yes yes. So the question that I am trying to raise to you is, which we'll discuss together. Sir. ये 705 में पर्टिकुलरली इन दिस कोविड-19 मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ आपने कोई चीज आज बोली थी सर, उस पर कह रहा हूँ कि ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कुछ बैंक्स के, मैंने आज पोस्ट भी किया फेसबुक पे. यस सर, आई हैव रेड इट. कुछ सेंट्रल ऑडिटर्स ने एक बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है कुछ बैंक्स के ऑडिटर्स ने, और ब्रांच ऑडिटर्स को कहा कि आप ये कंफर्म करके दो. जी सर. भाई उनसे पहली बात तो हम ये बताएं कि SA 600 हिंदुस्तान में अभी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से अलाइंड नहीं है, और हम अपने जो ब्रांच ऑडिटर्स हैं, कंपोनेंट ऑडिटर्स हैं, उनसे किसी तरीके का वर्किंग पेपर नहीं मांग सकते. और ये तो मानने की बात है कि ब्रांच ऑडिटर ने भी काम जो है वो इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली किया, इसमें तो कोई शक नहीं. जी सर. उसने लिखा भी है, उसकी रिपोर्ट है, उसकी लायबिलिटी है इंस्टीट्यूट के प्रति, बैंक के प्रति, RBI के प्रति. Why should I be asking those kind of reports?
confirmations from the auditors? That's my question number 1 to you. It has nothing to do, it has something to do with SS 700 जी sir. and 705, because these central auditors are trying to take shelter of the reports of the branch auditors, their confirmations, trying to reproduce. But you are the central auditors, आप अपने as a central auditor जो branch auditors ने reports दी हुई हैं, जो आप हुआ क्या है मैं आपको बता दूं Sir. कि कई branch auditors ने scope limitation दे दिया जी. क्योंकि they were working from home electronically बोर्ड से किया, इस बार पहली बार हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं है किसी को भी जी सर. अब सेंट्रल ऑडिटर्स को हो सकता है मिल गए हो, मुझे नहीं पता कि उनको ओरिजिनल मिले या नहीं मिले, पर सपोज करो उनको मिल गए, ब्रांच ऑडिटर्स को मिले नहीं टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। जब उनको नहीं मिले तो उनको ये स्कोप लिमिटेशन लाना पड़ा। जब ये स्कोप लिमिटेशन लाए तो अब सेंट्रल ऑडिटर्स के हाथ पर ये फूल रहे लग रहे हैं कि भाई ब्रांच ऑडिटर्स ने अगर ये लिखी ये स्कोप लिमिटेशन है तो हम इस रिपोर्ट को क्लीन कैसे करें? That is the way I look at it. Very yes. जी सर. Now they are trying to ask, जिस ब्रांच ऑडिटर ने बेचारे ने स्कोप लिमिटेशन दिया हुआ उससे क्लीन रिपोर्ट मांग रहे हैं by way of a certificate. This is ridiculous. I think they must read the auditor's reports and then form the opinion. They are shifting the onus again back to the branch auditors. और फिर ये कहा जाएगा कि ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट गलत दी थी, उसने स्कोप लिमिटेशन तो वैसे ही लिख दिया था, एक्चुअली तो वो ये कह रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया था. That is the problem. How far it is justified? That's the point I am trying to raise to you. Yes, sir. No, but if you really ask me, sir, this kind of confirmation you can say was always taken by the central auditors in previous years also. But the difference was that they were taking this declaration before the start of the audit, at the time of appointment itself, not after the conduct of audit. कब लिया? Last years तक they were taking confirmation नहीं लेते थे. मेरी बात सुनो. जो उन्होंने लैंग्वेज इस बार यूज की है, barring few statements, अगर आप ये लिख रहे हैं, कभी किसी ऑडिटर ने आपसे पूछा था कि जो मीटिंग्स में हमने, जो ब्रांच ऑडिटर्स की मीटिंग में हमने आपको बताया था, आपने कंप्लाई किया? ब्रांच ऑडिटर्स की मीटिंग्स में कोई सेंट्रल ऑडिटर मुंह खोलता? मेरा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि दे ऑलवेज लाइक टू गो विद द मैनेजमेंट. जो मैनेजमेट ने कह दिया, अगर उन्होंने कहा 20 तारीख को ऑडिट रिपोर्ट दे देना, वो कहता 20 तारीख को ऑडिट रिपोर्ट. इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन. How many central auditors actually communicate to the branch auditors in the branch auditors meeting? That what they expect of the branch auditors. That is how can they raise this issue today? That please confirm us that whatever was asked of you in the meetings with the branch auditors that you confirm. That's my precise question. Yes. But just one query in my mind is that standard 600, as far as compendium is concerned, it is saying that it is applicable and mandatory. Since it is applicable, it is mandatory also. But there are certain aspects of SS 600 International which we have not adopted. Okay. SS 600, आप चिट्ठी लिख सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ब्रांच ऑडिटर को कि आपने ये करना है. ये SS 600 आपको सबमिट कर रहा. आप SS 600 के बाद उसको ये नहीं कह सकते कि आप मुझे दोबारा कंफर्म करो कि आपने क्या क्या किया. हाँ, that is the point. After conducting the audit, you cannot seek such kind. That is the point. Kind of आपने जो इंस्ट्रक्शन उसको देनी है उससे पहले दे दीजिए. Before and then. आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, आपने लेटर दे दिया. Yes sir. The branch auditor is bound by that particular letter. Yes sir. सीधी सी बात है ना. जो आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई. आपने ये कहा कि मैंने ब्रांच ऑडिटर को ये लेटर दे दिया था, अगर उसने नहीं कंप्लाई किया तो उसका फ्यूनरल है यार. हाउ डज इट मैटर? आप एक लाइन के अगर लेना चाहते हो कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस आपको राइटिंग में दी थी, वर्बल को इंस्ट्रक्शन दी, वर्बल नहीं, वर्बल कोई नहीं होती. अगर तो आपने राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस पहले दी हुई है बिफोर द डेट ऑफ द स्टार्ट कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, तो आप ये उनसे एक लाइन की कंफर्मेशन मांग लो कि द इंस्ट्रक्शंस व्हिच वर इशूड टू यू बाय लेटर डेटेड सो एंड सो दीस हैव बीन कंप्लाइड. यहां तक तो मुझे समझ आता. यस सर. आप लेटर के अंदर हर
मतलब कि वो चीज जो आपके शायद लेटर में भी नहीं होगी वो आप मांग रहे हो उनसे कि आप कंफर्म करो. हाउ इज इट पॉसिबल? And most surprisingly, they are asking for certain I think we have to be. which are also forming part of the audit report. Yes. That is exactly what I said. आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो कि it has been conducted as per the standards on auditing. Yes, yes. अगर उसने स्कोप लिमिटेशन अपनी रिपोर्ट में दे दिया है, why Yes, should sir. we confirm it to you now? Yes, yes. अगर उसने क्लीन रिपोर्ट दी है तो भी उसको नहीं लिखना, उसने So what should क्वालिफाइड we- दी है तब भी उसको नहीं लिखना. आप उसके एमओसी पढ़ लो ना, आपको पता. अगर उसने एमओसी दिया हो तो आप अपना उसका एमओसी पढ़ो. So what stand should be taken? So this 700 705 नहीं, मैं आई एम वेरी क्लियर. मैं ये कहूंगा जो आपने हेलो हेलो Yes. हेलो Audible Yes, sir. है sir. Audible हाँ है. जी, मैं Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हूँ. अगर उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी दी थी, मैं जी. एक लाइन का रिप्लाई भेज दूंगा कि मैंने आपकी जो लेटर थी डेटेड सो एंड सो उसकी इंस्ट्रक्शंस कंप्लाई की एंड आई हैव कंडक्टेड द ऑडिट एज पर द गाइडेंस एंड एज पर द स्टैंडर्ड्स गिवन इन दिस बाय द इंस्टीट्यूट. खत्म बात. आई विल नॉट कंफर्म एनीथिंग बियॉन्ड दैट. Why should I confirm anything beyond that? कि मीटिंग्स में आपने मुझे क्या कहा, आपने वर्बल कोई लेक्चर दिया तो वर्बल लेक्चर यहाँ तो मुझे आप लेटर के रूप में भेज देते. Yes, yes. और वर्बल कहा भी या नहीं कहा ये भी मैं I know I after all we all know what is happening. So मेरा अपना मानना ये है that we are exceeding our jurisdiction, some of the central auditors. As central auditors, we cannot put the branch auditors in a difficult situation and then say कि हमने ये confirmation जो है वो branch auditor से लिया, based upon that we are drafting our report. Branch auditors have submitted their reports, go through those reports, and you cannot base your report based upon the confirmations obtained later. That's the point I am trying to make out. इसमें एक पॉइंट लास्ट ईयर्स की रिपोर्ट्स में हमेशा सर लिखते हैं सेंट्रल ऑडिटर्स, वी हैव सोलली रिलाइड अपॉन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो टू माय माइंड द वर्ड सोलली शुड नॉट बी देयर. देखिए ऐसा है, ऑडिटर हैज टू अप्लाई हिज ऑन. अगर solely अगर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं वो ब्रांच ऑडिटर्स भी हैं बेसिकली. When I write solely, I am holding out to myself having misunderstood the auditing standard. Let me be very clear about it. Yes sir, yes sir. मैं अगर किसी ब्रांच ऑडिटर ने कोई अकाउंट किया एट से ब्रांच लेवल, जोनल लेवल पे मैं उसकी अगर रिपोर्टिंग देखता हूं और मुझे ये लगता है कि भाई ये अकाउंट एनपीए होना चाहिए, तो मैं उसको एनपीए कर सकता हूं. नोबडी स्टॉप्स मी. अगर हेड ऑफिस पे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है विच इज कॉन्ट्री टू द इंफॉर्मेशन गिवन एट द ब्रांच, I can convert that account into a non-performing account. And similarly, Vice if an versa account has been converted into a non-performing account by the branch auditor, मुझे अगर हेड ऑफिस में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है मैं उसको परफॉर्मिंग कर सकता हूँ, तो ये मैं solely वर्ड कैसे लिख सकता हूँ? I cannot write solely. I can say that I have relied upon. Relied upon itself is a good word. But frankly speaking, sir, invariably in all the 18 public sector bank, this word has been used last year also. चलो अब इस पे तो मैं ज्यादा बहस करूंगा नहीं बेसिकली, बट I accept your view. It's मेरे हिसाब से भी solely word नहीं होना चाहिए सर. नहीं होना. आपने जो illustration दिया बिल्कुल appropriately कि बिल्कुल आप मतलब central auditor has to take the call whether the submissions of the branch auditors are acceptable. And I think the members will be expecting us to talk something else besides the bank audit. yes sir, yes sir. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरी रिपोर्ट है वो दो हिस्सों में. जी सर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अलग है और बैलेंस शीट के लिए अलग है. कैन इट हैपन
can it happen? I'm asking a very precise question. That my views on in both the cases could be different with regard to true and fair view. That in the 705 for profit and loss account, I say it reflects true and fair view, and in the balance sheet I can say that it doesn't reflect true and fair view, or vice versa. क्योंकि दोनों के दोनों मैं ये कहता हूँ that it reflects true and fair view of the P&L, profit or loss, और यहाँ पे मैं कहता हूँ the state of affairs. Yes, sir. Is it possible that in any of the conditions, is it possible that the view in one could be different from the view in the other? To my mind, sir, big no. We cannot have multiple opinion on because we have to see the financial statements as a whole, and I can't find any item which could impact the P&L item only. Sir, I will tell you. In this, I will tell you. Yes, sir. I will tell you. That is why I have asked this question. Yes, yes. I can tell you in one of the banks, I'm talking of 92. Sir. They were showing a profit of 92 lakhs. Yes, sir. But if one item was booked of expenditure, they would have shown a loss of 5 few crores. Our argument was pure and simple, that I cannot say that your profit and loss account shows true and fair view of the profit. The reason being, they were asking me कि आप ये लिख दीजिए कि हमने ये खर्चा बुक नहीं किया, अगर ये खर्चा बुक करते तो लॉस होता, subject to this it reflects true and fair view of the profit. I just can't do it. There's no way. But on the other side of it, in the balance sheet was 30,000 crores, mind it. 30,000 crore balance sheet. And the reserve was also running into say few thousand crores. अब वहां पे रिजर्व में जाके ये पूरा ओवरस्टेट कितने से होता? 5 crore से. Yes, ठीक है. Will balance sheet not show true and fair view? I don't think so. Whereas profit and loss account would not be showing true and fair view of profit which has been shown. That is the point I am trying to make out. So what is your guidance, sir, finally? मेरी गाइड बिल्कुल क्लियर है. बैलेंस शीट हैज टू बी viewed differently, P&L differently, very frankly. These are not interconnected. दोनों का एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन आपका अलग अलग है. अगर कोई एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन लॉस में और प्रॉफिट दिखाना चाह रही है, मैं उसको नहीं कह सकता हूँ कि इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट, पर अगर उसकी बैलेंस शीट एक्चुअली 7,000 crore की है और वो प्रॉफिट दिखाना चाहती है 15-20 crore का, how can I say the balance sheet does not show true and fair view? But it does. So far as loss account is concerned, profit ठीक नहीं है, क्योंकि एक रीडर का पूरा ओपिनियन एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में चेंज हो जाएगा. यही तो मेरा वो कहता है ना 705 कि अगर किसी चीज को पढ़ने से या किसी चीज के बुक होने से आपका व्यू बदल जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, भाई ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू. पर बैलेंस रिजर्व ही तो ओवरस्टेटेड है 5 crore से इन टोटल ऑफ 2,000 crore और 4,000 crore. तो बैलेंस शीट तो ठीक ठाक है. I will say that the reserves are overstated by this much. And subject to this, balance sheet shows true and fair view. That's the point I'm trying to make out. Sir, I couldn't find. I'm giving a very interesting turn. Yes, yes. But till date, I couldn't find an example, sir, of multiple opinion on this. Because somewhere. मैं आपको बता रहा हूँ हमने ये ड्राफ्ट रिपोर्ट दी. मैं आपको बता रहा हूँ हमने ड्राफ्ट रिपोर्ट दी थी to the one of the public sector banks in 92, and the bank went to Reserve Bank of India. Reserve Bank of India said कि जो ऑडिटर कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप ये खर्चा बुक कर लो. मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ. It's not a fiction. Yes, yes, yes. We gave a draft report giving both these opinions, and they went to the
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दे आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, आप इसको लॉस को बुक करो। हो सकता आप मिलेगी नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि एडवर्स ओपिनियन मिलते कितने हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में, ये भी दिक्कत है ना। यस यस, कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एडवर्स ओपिनियन मिलते कितने, पर अगर वाकई में दोनों में ह्यूज डिफरेंस है कि P&L में भी गड़बड़ बहुत ज्यादा और बैलेंस शीट में भी बहुत ज्यादा, फिर तो आपका एडवर्स ओपिनियन दोनों साइड में आएगा, उसमें कोई शक नहीं। That was one question that I wanted to raise because I think it will be of interest to everybody. The other thing So- that I wanted to raise was, So please. in this way, sir, I am maybe talking nonsense, but in this case, we can have multiple opinions, one on balance sheet, another on P&L, then another on cash flow, then another on notes to accounts, or आप ये नहीं समझते कि कैश फ्लो पे ओपिनियन अलग हो सकता, बैलेंस शीट और उससे? in case of even cash flow opinion. अगर तीनों चीजों पे आपसे ओपिनियन अलग अलग मांगा जा रहा है, नहीं तो एक ही बात ना कह देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयरली। मैं आपसे दूसरी बात पूछ लेता हूँ। Yes, yes, that is नहीं तो the intention would have been, अगर ये इंटेंशन होती कि भाई एक ही ओपिनियन आना चाहिए, तो फिर तो ये कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बोलो, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइज ऑफ व्हाट? Comprised of profit and loss account, balance sheet, cash flow, and statement of changes in equity. But somewhere or the other, our standards are restricting multiple, I think, opinions on the financial statement. Restricting कहीं नहीं, कहाँ restricting? बताइए मुझे कहाँ restricting? That I will come back to you, sir. या you come back to me. Restricting कहाँ पे? कहीं ना कहीं है sir. Standard में दिखा देना कहीं पे restricted हो। ये हमने restriction डाल रखी है अपने आप पे। ये restriction हमने डाल रखी है, standard ने नहीं डाल रखी। This restriction we have imposed on ourselves. नहीं तो मैं I'm very clear. Otherwise, the standard would only ask about financial statement. Why should they talk of profit and loss account and balance sheet and cash flow statement? I think I'm very clear on this. But it could be for the purpose of identification of the financial statement, sir. No, identification क्यों है? Because identification तो मैं ऊपर लिखता ही हूँ that I have audited the attached balance sheet and profit and loss account and cash flow statement. yes, Identification तो वहाँ होती है, यहाँ तो identification नहीं है। So since we have identified, यहाँ पे मेरा opinion है with regard to its truth and fairness. so it's a value. Anyway, this is the point that I have deliberately raised. I have deliberately raised this particular point. So it's a value. The second thing that I will like to know from you is, I'm going back, shifting. I'm shifting little bit now. I Yes, go sir. back to 701. Yes, sir. Particularly in this COVID-19, Yes, sir. what could be the real key auditors as per you? To my mind, sir, if we really ask me as far as key audit matters. In the case of a company, I'm not talking. Which one? Yes, yes. So as far as key audit matters are concerned, sir, to my mind, where the auditors foresee any kind of possibility of the weaknesses in the internal control systems or material misstatement could be there, or the complexity of the environment, all these things were already prevailing. It is not getting as such impacted by the COVID-19. The basically impact is on the audit itself. It is not impacting the accounting aspect. So to my mind, this is my personal view that I need your guidance also. So far as key audit matters are concerned, these are with regard to accounting matters, or you can say the financial statements. As far as other matter paragraph limitation is concerned, because there is interplay between the OMP and key audit matters. It is with regard to audit only, auditor's report and auditor's report. So if there is any kind of limitation, I have not said. sir, Please try to. Sir, you are not audible thoroughly. No, I'm not saying that. No. What I am saying is, I have not said that this is
outside the books of accounts. I have not said it is outside the financial statements. Yes. COVID-19 will have certain impacts. Yes. And those impacts will have the impacts on the accounting. Yes. Not Yes. today, in the future. Don't you think those will become the key audit matters? That's the point I'm trying to raise. It could be, sir. It could be. And those are the points I'm As trying far as the, you can say, the impairment of the assets are concerned, financial instruments are concerned, stocks are concerned, of course, so many matters are there. That's why ASB has issued. I think the collection of receivables. Yes. Collection of receivables is a major issue. Major issue. If you ask. Yes, yes, sir. Collection of receivables is a major issue. You very rightly talked of impairment of assets. You rightly talked of the inventory, basically. And I think one of the very important factors would be with regard to the receivable collection. Receivable collection. वो बहुत important है basically. Yes, yes. क्योंकि दूसरे आदमी की लिक्विडिटी खराब है, इसलिए मेरी लिक्विडिटी खराब होने की संभावना है। आज की डेट में तो ठीक है, क्योंकि 31 मार्च में जो भी रिसीवेबल पोजीशन थी ठीक है, बट आई विल हैव टू मेक इट अ की ऑडिट मैटर कि इस साल तो ठीक थी पोजीशन, बट नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंस आई डोंट नो, क्योंकि उसका प्रोविजन मैं आज की डेट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता किसी भी सूरत में. दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्यूचर. पर मुझे लिखना पड़ेगा कोविड-19 की वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता. नॉर्मल बिजनेस होता तो नहीं इम्पैक्ट होता शायद. Yes, yes. Basically. Yes. So I thought that's one of the point that the members must understand very clearly. इस साल में कोविड-19 के इम्पैक्ट को लेके जहां जहां पे भी की ऑडिट मैटर कंपल्सरी है देना, वहां पे मुझे देना पड़ेगा. 3-4 इश्यूज के ऊपर पर्टिकुलरली I will have to give those key audit matters. And the other thing that one will like to ask you is, when I talk of differentiation between differentiation between a qualification and the adverse report. Yes, sir. What could be that? Actually, because there is one word used in the entire, rather two words used in the standard, all pervasive. Yes, yes. All pervasive. Yes, yes. So I think the members have to understand the meaning of this term, all pervasive. Yes, sir. So for that matter, we will have to again revisit our 5 elements of financial statements, and we will have to see whether these are misstated. So what is the definition of misstatement? We have to see what is misstatement, any information, the omission of the information or the misstatement. If there is any difference between the figure, what it should be as per framework and what it is. If there is any difference between the two, then it is a misstatement. And if auditor finds that there are misstatements, then they have to apply another test, whether it is material or not. And what is materiality? So materiality is also a principle based and defined in our country. That is, any information is material if it could affect the economic decisions of the users of it. So for making the modifications in the financial auditor's report, there are basically 3 kinds of modification. One is qualified, as rightly pointed out by you, sir. Second is adverse. Third is disclaimer. So let me explain. I will try to explain all the 3 in one go. If your financial statements, any element or multiple elements of the financial statements are materially misstated, but they have limited impact. उसका impact limited है. Limited means it is limited to an amount. और वो amount इतना है which is basically up to a threshold. और threshold हर एक auditor अपनी risk appetite के हिसाब से let down करते हैं. It could be 1% of the turnover or 2% of the turnover or 5% of the asset base whatsoever. And if it has limited impact, then of course the auditor can say that accept this item, financial statements are true and fair. तो जब आपका impact limited है, तो आप qualify करेंगे. एक और aspect है जब आप qualify करेंगे, once you are not in a position to get sufficient and appropriate audit evidences, which had happened in this year also in bank audit, and you take a decision that there could be possibility of misstatement. और वो possible misstatements तो हैं, लेकिन आप you have taken the decision that had limited impact. It would not have the purpose
परवेसिव इम्पैक्ट। तो दो केसों में केवल हम क्वालिफाई करते हैं, एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई और वी टुक द डिसीजन कि ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आपकी AS2 के हिसाब से वैल्यूड नहीं है, इंडेक्स के हिसाब से वैल्यूड नहीं है, तो टुक द डिसीजन कि इसका इतना इम्पैक्ट है, तो लिमिटेड इम्पैक्ट है आपका, तो आपने क्वालिफाई किया। सेकंड केस आपका है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली एंड यू टेक द डिसीजन फाइनली दैट इट कुड हैव, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट बट हैव लिमिटेड इम्पैक्ट, तो आप क्वालिफाई करेंगे। एज फार एज एडवांस ओपिनियन इज कंसर्न्ड, वहां पर एक टर्म है सर परवेसिवनेस, कि अगर आपकी ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट परवेसिव है, मतलब अनलिमिटेड है, इफ इट इज पर्टेनिंग टू सिंगल आइटम, तो वो बैलेंस शीट का या P&L का इतना आइटम, उसका प्रोपोर्शन इतना ज्यादा है कि इट इज इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजरली, और अगर नंबर ऑफ आइटम से रिलेटेड है तो उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में फिर आप अपनी एडवर्स ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू। इसको सर हम एक बड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं मेडिकल एग्जांपल के साथ, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है एग्जांपल, कि सपोज एक बंदे का एक्सीडेंट होता है और उसका एक हैंड में फ्रैक्चर होता है, अब उसकी एक हेल्थ रिपोर्ट लिखनी है, डॉक्टर ने वो लिखता है कि एक्सेप्ट द फ्रैक्चर एंड सच बोन द पर्सन इज हेल्दी। अब सिमिलर एक और केस होता है जो इस तरह की कई बार रिपोर्ट मिलती है, उसमें उस बंदे दूसरा एक्सीडेंट होता है और उसमें उसके मल्टी फ्रैक्चर है, द पर्सन इज, उसका हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी ब्रेन हैमरेज हो गया है, पर्सन इज ऑन द वेंटिलेटर, और उसके बाद अगर कोई कहता है कि एक्सेप्ट दीज प्रॉब्लम्स द पर्सन इज हेल्दी, तो वो गलत है, वो उस केस में एडवर्स ओपिनियन नहीं बनेगी कि द पर्सन इज नॉट हेल्दी। हमारे यहाँ कई बार मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, कई लाइव एग्जांपल्स भी हैं लिस्टेड कंपनीज में। एक मैं सर पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसमें 10,000 करोड़ की एसेट साइज है थी, उसमें 8,000, जब वो कंपनी एक्वायर हुई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो 8,000 करोड़ की एसेट्स का वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन नहीं था, और फॉर लास्ट नंबर ऑफ इयर्स ऑडिटर्स वर राइटिंग कि एक्सेप्ट द existence and the valuation of the 8,000 crore of assets out of 10,000 crore, the financial statements are true and fair. तो उस केस में सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं हो सकते। तो ये मेडिकल एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि आप समझ जाओ कि उसका लिमिटेड इम्पैक्ट है या परवेसिव। वही अगर आपका ब्रेन हैमरेज हो गया या आपका हार्ट फेल हो गया, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि हार्ट फेल हो गया अदरवाइज द पर्सन इज हेल्दी, बाकी ऑर्गेन्स तो उसके काम कर रहे हैं। तो ये ऑडिटर को कॉल लेनी है कि उसे एक्सेप्ट बनाना है कि एक्सेप्ट दिस आइटम, द यूनिट, द एंटिटीज सर्वाइव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। और थर्ड केस से डिस्क्लेमर का जो आता है, उसमें केवल यही है कि the auditors are not in a position to get the sufficient appropriate audit evidence to form the opinion. उनको रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, एविडेंस ही नहीं मिल रहा है। इस बार इस तरह की भी सर रिपोर्ट आई SCA से, एक दो लोगों ने बताया कि ऑडिटर ने डिस्क्लेमर दे दिया कि हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। तो प्रैक्टिकल केस में अगर सत्यम की बैलेंस शीट देखें पोस्ट फिएस्को, तो उन्होंने नेक्स्ट 2-3 इयर्स तक ऑडिटर्स ने डिस्क्लेमर दिया था, क्योंकि दे ऑल द रिकॉर्ड्स वर विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, बट द ऑडिटर्स आर नॉट गेटिंग द एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एविडेंस, तो वो कहेंगे कि हमारी वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू ओपाइन। तो कई बार मैं फ्रेंड्स के साथ पूछता हूं इसमें फर्स्ट ओपिनियन कौन सी है, सबसे खराब कौन सी है, क्वालिफाइड है या एडवर्स है या डिस्क्लेमर है? तो नॉर्मली सर जवाब मिलता है डिस्क्लेमर है। तो जबकि बताना पड़ता है कि डिस्क्लेमर में आपकी फर्दर ओपिनियन हो सकती है, आपकी अपनी ओपिनियन सेकंड आ सकती है और दूसरे प्रोफेशनल की भी आ सकती है आफ्टर गेटिंग द थिंग्स नॉर्मलाइज्ड। बट एडवर्स केस में अगर मैंने एक एडवर्स ओपिनियन या चोपड़ा सर ने एडवर्स ओपिनियन देती, तो फिर दूसरे प्रोफेशनल की हिम्मत नहीं कि उसकी एडवर्स की उसको कर दे, नहीं नहीं ये एडवर्स नहीं है, ये क्वालिफाइड होगी, ये क्लीन होगी, टू माई माइंड सर। बट डिस्क्लेमर में सेम प्रोफेशनल कैन ओपाइन अगेन अंडर सर्कमस्टांसेस, or different professional if permitted by law they can also form the opinion. तो ये 3 तरह की ओपिनियन है, क्वालिफाइड, जिसको इसको मेडिकल टर्म्स में ऐसे कहते हैं कि हमारे पास लैब की रिपोर्ट ही नहीं आ रही पेशेंट की। अब डॉक्टर क्या कहेगा जब डॉक्टर उसके पास लैब की रिपोर्ट्स नहीं है, तो वो तो ये कहेगा भैया ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते अभी इस पेशेंट की। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से समराइज करता हूँ, बाकी इसको थोड़ा फाइन ट्यूनिंग आप करें सर। फाइन ट्यूनिंग की आपने बात जो मेरे से की, देखिए 2 चीजें पर्टिकुलरली सर। एक तो ये कि विच इज द वर्स्ट ऑफ द रिपोर्ट्स जो आपने बात की सर, और एक आपने एग्जांपल दिया किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। जी सर।
10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं थी, उसमें एडवर्स ओपिनियन नहीं हो सकता, उसमें डिस्क्लेमर ही आएगा, डिस्क्लेमर आएगा, बिल्कुल डिस्क्लेमर आएगा। उन्होंने क्वालिफाई उसमें एडवर्स ओपिनियन नहीं आएगा, क्वालिफाई दिया हुआ था, तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है, उन केसेस में डिस्क्लेमर ही आ सकता है, उस केसेस में एडवर्स रिपोर्ट नहीं आ सकता। उन्होंने क्वालिफाई दिया। अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में ऑडिटर्स करते आए, क्यों करते आए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स देयर। यस सर, और करनी भी नहीं। आई थिंक एवरी ऑडिटर हैज द राइट टू हिज ओन ओपिनियन इन द मैटर्स, व्हाई शुड वी बी वरीड अबाउट इट? You use one word depending upon the risk appetite of the auditor. Yes sir. कई ऑडिटर्स ने लक्ष्मण रेखा बिल्कुल पैर के पास ही खींची हुई होती है, कईयों ने शायद अपने दरवाजे के बाहर खींची हुई होती है कि कुछ भी हो जाए लक्ष्मण रेखा का क्या हो जाएगी, क्रॉस तो हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता, बट मैटेरियलिटी इज समथिंग आप लॉ से भी उसका ले सकते हैं कहीं पे सर। अगर कहीं पे हमारे यहाँ पे P&L अकाउंट में डिस्क्लोजर्स में किसी ने 1% का लिख दिया, किसी ने 5% का लिख दिया, या टैक्स ऑडिट में जैसे हमारा होता था क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का जो 10% कंस्टिट्यूट करती है, जी सर, कहीं ना कहीं से हम मदद ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम मदद नहीं ले सकते। अब कुछ लोग टर्नओवर को बेसिस ले लेते हैं, 1% और 2% ऑफ द टर्नओवर। कुछ लोग मैटेरियलिटी को हेडवाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी हार्म इन डिफाइनिंग इट हेडवाइज। मेरी परचेजेस में कुछ और मैटेरियलिटी लेवल हो सकता है, मेरी सेल में कुछ और हो सकता है, मेरे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में कुछ और हो सकता है। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन, पर हाँ वेरिएशन इन प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल उसकी जो है वो टर्नओवर के साथ मैं लिंक कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरी टोटल टर्नओवर इतनी है तो उसके अगर 0.5% से ज्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी इधर उधर हो जाए तो फिर तो गड़बड़ ही है बेसिकली। अगर मेरी 2 करोड़ की टर्नओवर हो और उसमें मेरा प्रॉफिटेबिलिटी अगर 10% हो तो 20 लाख का डिफरेंस हो गया, और मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ 1 लाख का हर साल में बेसिकली, और 10% का फर्क अगर मैं मान के चलूं तो फिर तो मैं मर गया बिल्कुल ही। तो अगर मैंने उसमें 1 या 2% ही रखना पड़ेगा किसी भी सूरत में। जी सर, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। तो वो डिपेंड करेगा कि जब आप नेट प्रॉफिट के ऊपर मैटेरियलिटी की बात करेंगे वो आप टर्नओवर के साथ एक बड़ी स्मॉल परसेंटेज रख सकते हैं, पर जब आप हेड्स के साथ रखेंगे, हेड्स के साथ आप दूसरी परसेंटेज भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन परचेजेस को कितना वेरिएशन होना चाहिए। आई थिंक अगर 200 करोड़ की टर्नओवर 1 करोड़ की भी हो जाए, अगर 200 करोड़ में 1% मैं ले लूं तो 2 करोड़ की हुई बेसिकली। अब लोगों को एब्सोल्यूट टर्म्स में लगेगा कि 2 करोड़ की बहुत ज्यादा, 200 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ज्यादा, परसेंटेज टर्म्स में बहुत कम है। तो मैटेरियलिटी आप अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप होलसेल बिजनेस में हैं तो आपका मैटेरियलिटी लेवल बहुत लो होगा क्योंकि वहां प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। जो बंदा 1.5% 2% के मार्जिन पे काम कर रहा है और उसमें आपने 10% की कहीं मैटेरियलिटी लेवल रख दिया तो यू आर गॉन फॉर एवर बेसिकली। So this will all depend upon the nature of the business also, in what kind of business you are. I think that's very important. आप रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, आपका मार्जिन है 40% का, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें 10% का मार्जिन रख लो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। परंतु आप होलसेल बिजनेस में 2% 3% का मार्जिन है, उसमें आप 10% का या 5% का भी मार्जिन नहीं रख सकते बेसिकली। उसमें फिर आपको मार्जिन एक्चुअल में 2% या 1% ही रखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द हेड ऑफ द अकाउंट। The other point that one will like to make out is, I think you talked of which one is worse. देखिए वर्स तो मेरे अपने हिसाब से, I may be wrong in my judgment, is always the disclaimer. जो कंपनी आपको रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करवा पा रही किसी भी कारण से, जो व्यक्ति स्थिति में नहीं है कि वो ओपिनियन फॉर्म कर सके, वो ज्यादा खराब है।
भी एडवर्स में तो आपने ओपिनियन तो बनाया अपना, कम से कम ओपिनियन बना तो सही कि क्या है, गलत बना ठीक बना दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर जहां पे आप इस स्थिति में ना हो कि ओपिनियन बनेगा, आपने ये कहा दूसरा ऑडिटर ओपिनियन बना सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि एडवर्स ओपिनियन जहां पे है वहां पे उसको रिवर्स नहीं कर सकता, तो इसमें कैसे रिवर्स कर देगा? इसमें रिवर्स तभी करेगा जब उसके पास रिकॉर्ड आएगा। तो रिकॉर्ड तो आपके पास भी आता तो आप कर लेते। इफ आई कंसिडर द सेम सर्कमस्टांसेस कि जो रिकॉर्ड आपको नहीं मिला वो उसको भी नहीं मिला, then you cannot change your opinion under any circumstances. After a period of time one can get the information, sir. नहीं, but then वो जब इंफॉर्मेशन आएगी तब की बात है। पर आज की डेट में अगर मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ओपिनियन फॉर्म कर सकूं, तो मेरे ख्याल में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खतरनाक है। अगर मार्केट में जाता है कि भाई इनके पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो व्यूअर है, जो रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो स्टेक होल्डर है, वो इसको ज्यादा सीरियसली लेगा। यार ये कंपनी इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड कर पा रही। अगर कोई उससे ये कहे कि जी सेल के इनवॉइसेस नहीं इनके पास, तो व्हाट इज मोर सीरियस कि सेल के इनवॉइसेस देने के बाद एडवर्स ओपिनियन लिया या सेल्स के इनवॉइस नहीं दिए। कोई कहे जी मेरे पास तो डेबिट क्रेडिट नोट्स ही नहीं है। अरे यार किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो? इसका मतलब आपके कंट्रोल ही जीरो है, जिसमें सेल्स परचेज के वाउचर्स नहीं है, डेबिट नोट्स नहीं है, क्रेडिट नोट्स नहीं है, एडवर्टाइजमेंट आपने किया पर आपके पास ये डिटेल ही नहीं किस किस पेपर में किया। तो आई थिंक दैट इज फार मोर सीरियस। वहां पे फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं। एडवर्स ओपिनियन में अगर फ्रॉड होता तो आप रिपोर्ट करते। जो व्यक्ति आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा उसकी इंटीग्रिटी ज्यादा डाउटफुल है, या जिसने ओपिनियन के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे दी और एडवर्स ओपिनियन हो गया? नहीं, इसमें लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल। एक मेरा सबमिशन है इसमें सर कि अगर उसके रिकॉर्ड्स मान लो इन्वेस्ट सीज कर दिए, जैसे सत्यम के केस में हमने देखा, और तो उसमें अगर रिकॉर्ड्स उसके पास है ही नहीं मैनेजमेंट के पास, और वो सीजर में है रिकॉर्ड्स, और उसको ओपिनियन लगानी, भाई आपकी लास्ट डेट आ गई, ओपिनियन आपको देनी है, तो इस केस में ऑडिटर के पास कोई और चॉइस है नहीं। आफ्टर एक बात बताइए, हाँ एक बात बताइए, सत्यम को ऑडिटर कोई बनना चाहता है उसके बाद क्या? मैं तो दूसरे हिसाब से बात कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि टैक्स ऑडिट वगैरह में भी सर क्या होता है, जैसे कई बार अगर रिकॉर्ड सीजर में होते हैं तो उस केस में आप ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। वो एक अलग बात। उसमें मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा हूँ अभी, पर मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ कि अगर मैं टैक्स ऑडिट ही कर रहा हूँ और फॉर्म 3C भी में रिपोर्ट देनी हो मुझे, और मुझे ये लिखना पड़ेगा आई एम अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, यस सर, और इनकम टैक्स ऑफिसर इसको ज्यादा सीरियस मानेगा या एडवर्स वाले को ज्यादा सीरियस मानेगा? एडवर्स वाले में तो आपने निकाल के दे दिया, क्या है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो वो उसी में करेगा जहां पे मैं डिस्क्लेमर दूंगा, ये पक्की बात है। आई थिंक ऑलवेज दैट इज माई, मैं उसी तरीके से जिया हूं कि अगर कोई व्यक्ति की इंटीग्रिटी डाउटफुल है ना, वही आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जिसकी फ्रॉड की इंटेंशन है या जिसने फ्रॉड किया हुआ, आप आज फोरेंसिक ऑडिट करने जाते हैं, फोरेंसिक ऑडिट में कितने रिकॉर्ड आपको मिलते हैं ये बताइए? और इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। अगर सिर्फ यही पॉइंट होता कि यार उसने खर्चा ज्यादा बुक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने साइफन ऑफ किया हुआ पैसा, इसलिए फोरेंसिक ऑडिट में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सो आई थिंक आई विल स्टॉप इट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बेसिकली सर एक क्वेश्चन और आया हुआ सतेंद्र जी का। जी सर, सतेंद्र जी ने ये कहा कि जी ये चिट्ठियां तो मांग रहे हैं सीएस से, क्या करें? मेरे ख्याल में हमने तो सोल्यूशन दिया है कि अगर इंस्ट्रक्शंस आपको ऑडिट से पहले आई थी तो आप लिख के भेज दीजिए कि मैंने जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो फॉलो की, एक्सेप्ट ये इंस्ट्रक्शन में फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे रिकॉर्ड नहीं मिले या ओरिजिनल्स नहीं मिले। ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये लिख दीजिए कि मैंने जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है एज पर नोटिफाइड बाय इंस्टीट्यूट वो क्या है, इतना लिख के आप भेज दीजिए। इससे ज्यादा के लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मेरा अपना मानना ये है।
क्योंकि मेरे से कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने क्या क्या किया था। ये क्या बात हुई यार? मैंने जो किया मैंने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट आपके पास है, एमओसी मेरा आपके पास है, अगर नहीं है एमओसी तो नील है एमओसी, आप उसको देख लो। अब आप मेरे से बाकी दोबारा से असर्शन करवा रहे जहां पे मुझे ओरिजिनल्स नहीं मिले, मैंने अपना स्कोप लिमिटेशन दिया हुआ वहां पे, अब आप मुझसे ये करवाना चाहते नहीं यार, ठीक था सब कुछ, ये नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, जहां जहां पे सेंट्रल ऑडिटर्स ने आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी और वो इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो की हैं पूरी की पूरी, आप उसके बेसिस पे उनको कंफर्मेशन भेज दीजिए कि यू सेंड मी द कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन वाइज। और अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी हुई आपको पहले, फिर आप ये लिखिए दैट वी हैड नॉट रिसीव्ड एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। So today, after conducting of the audit, you can't ask us. We have conducted the audit as per the auditing standards and as per the prudential norms of the Reserve Bank of India. Khatam baat. I think this is the way that we should be going ahead with. Sir, इसमें एक humble At submission. this note, I think Gopal ji, we can close down. क्योंकि Sir, इसके बाद ना तो साथ इसमें एक मेरी humble submission है सर इस पॉइंट पर, just to show the mirrors to the बताइए सर संदीप भाई। हाँ जी हाँ जी सर एक मेरी सबमिशन है इसमें, जस्ट टू शो द मिरर टू द सेंट्रल ऑडिट, बताइए कि उनके पॉइंट वाइज हम रिप्लाई करें और उसमें ये लिखे हर पॉइंट पे काइंडली रेफर अवर पैरा नंबर्स ऑफ सच ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, काइंडली रेफर पैरा नंबर सच एंड सच ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। सो आई विल लीव इट टू यू, आई विल लीव इट टू यू। या अगर मेरे पास ये चिट्ठी आएगी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है। नहीं जस्ट मैं शायद उस बैंक में हूँ जहाँ के ऑडिटर्स ने इसकी जरूरत नहीं समझी। अगर मेरे को ये चिट्ठी आती तो मेरा क्या जवाब होता वो मैंने बता दिया। सर आप बता रहे हैं कि उनको शीशा दिखाना है, यहाँ पे कोई किसी को शीशा दिखा नहीं सकता। हम सब अपनी अपनी जगह खड़े, सीधी सी बात ये है। ब्रांच ऑडिटर अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट है, उसने ठीक काम किया, उसको वो 2 लाइन की चिट्ठी ले। Actually, people are getting a lot of pressures. देखिए प्रेशर हम लेते हैं ना, तब आता प्रेशर तो। I bet it. Let any central auditor write to me as a branch auditor. I will reply him. I also belong to the same profession. Yes, sir. Yes, definitely, sir. You are, sir. ये president तो बाद में बने होंगे, हम तो उससे पहले भी यही कर रहे थे यार। संदीप भाई, let's share this webinar with to the central auditors. Because we have. कोई दिक्कत नहीं, sir. No problem. क्योंकि सुबह वीडी से मेरी काफी डिस्कशन हुई थी इस इशू के ऊपर। सर वीडी ने मुझे बताया था, तो मैंने ये सोचा कि चलो ये मौका है तो इस पर ले लेते हैं इस बात को भी। जी जी। तो that is how I have done it. So that should be the end of the discussion today. Yes, sir. Yes, sir. So thank you very much, Sandeep ji and Durga ji and all others. Because I thought that we should not speak only. Let's discuss the issues. I think that's far more useful. और यही मैंने दुर्गा दास जी को भी सुबह बोला और यही आपको फोन करके बोला था। And I think this has come out better than someone speaking just otherwise. At least thank I you very enjoyed much, thoroughly, sir. Yeah, thank you, Sandeep. Thank you so much, sir. First of all, my apology. Just due to technical error, I was not able to with you for throughout the session. But you were hearing, na? Yeah, I was hearing. संदीप जी एक सेकंड जरा, मैं जरा गोपाल जी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बड़ा लाइवली और ये हो गया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि बड़ा इंटरैक्टिव डिस्कशन हो गए। आप 2-3 मिनट में कुछ और कहना चाहते हैं तो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू गोपाल जी। हम ऑडिटर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप शेल में? ऐसा है, सबसे पहली बात स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जी। सबसे पहली बात तो यही है सर कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आज आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मेरे गुरु ने ऑनलाइन मेरा टेस्ट लिया एंड आई thoroughly enjoyed it.
मतलब बहुत अच्छा लगा सच में कि इस तरह से सर ने देखा कि देखें भाई ये बोलता है तो कुछ इसको थोड़ा बहुत। नहीं, दैट इज वेरी गुड। अगर हम सिंपली पढ़ते चले जाते 700 में क्या है, 1 में क्या है, में क्या है, और सर तो ने सबको जो एक मिला के, वैल्यू सबको मिला के एडिशंस कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा जो दी है। रहा। मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमें कुछ संदेश देना चाहें हमारे पार्टिसिपेंट्स को तो नहीं, संदेश सर एक ही है मेरा जी। जब भी आपके पास टाइम हो और आप ऑडिट के बारे में सुनना चाहें तो मेरे चोपड़ा सर की कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सुने। बिल्कुल ठीक। शाम सुने, दोपहर सुने, जब भी टाइम हो बिल्कुल कभी भी सुन सकते हैं। ये तो एक आजकल आराम है ये चीज। हाँ, सो इट्स रियली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और ये हमेशा के लिए हमारा एक नहीं, ये एक परमानेंट वर्चुअल लाइब्रेरी हमारे पास हो गई। परमानेंट हाँ वर्चुअल लाइब्रेरी। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। और जब भी आप कहीं फंसे तो ही सो हम्बल की कभी फंसे किसी भी दुविधा में हो तो मैं तो यही कहता हूँ, हमेशा कहते हैं ना कि एक्ट में देखो, रूल्स भी मत देखो, सीधा एक्ट पे जाओ। तो वो एक्ट वाला काम सर चोपड़ा सर का है कि आप कहीं भी देखें, कहीं परेशानी में हो तो संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं चोपड़ा साहब हमारे। और साथ में एक और हैं जो छोटे संकट मोचक जिनको कह सकते हैं, बीडी गुप्ता जी। तो उनके अगर इन पे डायरेक्ट पहुंच पा रहे तो उनके थ्रू पहुंच जाए या आपके थ्रू पहुंच जाए। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। और संदीप जी आप थोड़े से एब्सेंट रहे हमारे ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। आप जो है धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, समय होता जा रहा है जी। संदीप शर्मा, कन्वीनर ऑफ एसटीडी सर्किल जी। सबसे पहले माय ड्यू अपॉलॉजी टू ऑल ऑफ यू, जस्ट ड्यू टू टेक्निकल एरर आई वाज नॉट एबल टू बी विद ऑल ऑफ यू थ्रू आउट द पीरियड सेशन, बट इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन, वंडरफुल डिस्कशन, and I really thoroughly enjoyed the discussion. Means we are blessed to have this type of discussion from our senior Chopra ji, Agarwal ji. See, the kind of discussion are such that we can understand the things, nitty-gritty of the standard of auditing. इसके अलावा चीजों को इतनी मतलब चीजें ऐसी डिस्कस हुई कि आप कई बार लगता है कि भाई आप बार इसको सुनो रिवाइंड करके। इट वाज अ वेरी गुड वन। और सबसे बढ़िया क्या रहा कि आई मस्ट कंग्रेचुलेट एंड थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन रेज किए। क्वेश्चंस वर टू गुड एंड द वे चोपड़ा जी हैज हैंडल दोस क्वेश्चंस, आंसर दिया वो भी बहुत बढ़िया था। तो ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल पैनलिस्ट, ऑल स्पीकर, गेस्ट स्पीकर, ऑल आवर सपोर्ट टीम and all our participant. Thank you so much. बहुत ही बढ़िया सेमिनार रहा। It was a wonderful discussion and I will also request to all of you, कल की सेमिनार हमारी इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडेंस निकाली हुई है कोविड से रिलेटेड ऑन गोइंग कंसर्न ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो कल की सेमिनार में हमारे साउथ से जी शेखर जी और बालाजी ज्वाइन कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज ज्वाइन अस और एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई संदीप, अपने घर में बैठे हो कहीं और जाके बैठे हो? अभी घर में बैठा सर बहुत बुरा हाल था। भागा भागी। एक्चुअली घर में ना बिटिया करने नहीं देती है कुछ भी। अभी भी दरवाजा बंद करके बैठा हूँ, तो बाहर से टक टक किए जा रही है। लाइव टू ऑडियंस सर, वी आर लाइव टू ऑडियंस। अच्छा कोई बात नहीं है, हम ऑडियंस के साथ। चलो ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो नाउ वी आर क्लोजिंग। थैंक यू।